हाल सर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एक आदमी ने अदील की तरफ एक फ़ाइल की। सर वो हमारे हाथ आदमी नवाज़ ख़ान की बेटी कशमाला ख़ान है। ओहो, फिर तो अपने ही घर की लड़की निकली। चलो अच्छा है, घर से ही मज़े ले लेंगे। वो शैतानी मुस्कुराहट हंसता सबको हंसा गया था। किंग का बेटा भी अदील गिराने भी इसी तरह आवारा था। लड़कियों को इस्तेमाल करना, फिर उन्हें बेच देना, इन्हें ब्लैकमेल करना इनका पेशा था। जिसको चाहता उठवा लेता। कौन था जो शहबाज गलानी के सामने बोलता? कोई नहीं। और इनमें सबसे ज़्यादा हेल्प नवाज़ करता था। उसे नहीं पता था कि एक दिन अपनी ही बेटी को इस गंदगी में बेच देगा। तो अब नवाज़ से बात करनी पड़ेगी। इवल और मॉन्स्टर पाकिस्तान आ गए थे। कायान की शादी भी तय हो गई थी। लड़की वालों को और क्या चाहिए था। इतना खूबसूरत नौजवान लड़का मिल गया था। कायान खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ की वजह से, उनकी खुशी की वजह से शादी कर रहा था। इवल को बस कायान से मिलना था, उसे बताना था कि अब उससे कितना प्यार करती है वो। अमान, तुम लैरैब को डॉक्टर के पास ले गए थे? इवल डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अमान से पूछने लगी। हाँ इवल, वहाँ एडमिट करवा आया हूँ। आज दोबारा जाऊँगा अपनी गुड़िया से मिलने। देख लेना अमान, वहाँ मेरे बच्चे लैरैब को कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। इवल के लहजे में लैरैब के लिए कई प्यार ही प्यार था, जिसे महसूस करते अमान और मॉन्स्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नहीं इवल, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, स्पेशली डॉक्टर सफ़ीर बहुत अच्छा है, और हमारी लैरैब की इससे दोस्ती भी हो गई है। सच्ची? लेकिन वो तो डरती है ना? हाँ एविल, मैं भी हैरान हुआ था कि लैरैब किसी भी मर्द के पास जाने से डरती है, लेकिन वो वाहद लड़का है जिसके पास मेरी बहन खुद गई थी। मानना पड़ेगा उस डॉक्टर से, उसमें वाकई हिम्मत है। कुछ तो है ऐसा जिसने हमारी लैरैब पसंद करती है। एवल ने मुस्कुराकर अमान और मॉन्स्टर की तरफ देखा तो तीनों ही हंस पड़े। किंग, जो अपने बेटे अदील के साथ बैठा था, अदील उसे माला के बारे में बता रहा था कि उसे वो लड़की चाहिए जिसे सुनता नवाज़ तो परेशान हुआ था। किंग की नज़र नवाज़ की वीप पर गई थी तो किंग ने उसे अपनी खेल बना लिया था। नवाज़ ने कितनी ही कोशिश की थी कि किसी की नज़र उसकी बेटी पर न पड़े, लेकिन बुरा हो गया कि उसके कर्मों की सज़ा मिलने पर अदील की नज़र माला पर पड़ गई। अभी वो बैठे बातें ही कर रहे थे कि किंग के नंबर पर किसी की कॉल आई थी, जिसे उठाता हुआ कान के साथ लगा गया। क्या बकवास! ये किंग तो धाड़ा था। साथ बैठे नवाज़ और अदील परेशान हुए थे। ऐसे कैसे अरफान मारा गया और लड़कियां कोई ले गया? कैसे हरामजादो, तुम लोग किस लिए रखा है मैंने? वो धाड़ रहा था। जब से किंग का चेहरा, मकरूह चेहरा, खौफनाक हो गया था। कॉल बंद होने की देर थी कि पास एक डिब्बा आया जो कि उसके आदमी उठा कर ला रहे थे। क्या है इसमें? सर पता नहीं, कोई बाहर छोड़ गया है, खोलो इसे। खोलने पर किंग ने गुस्से से आंखें बंद की थी और नवाज अदील के गले खुश्क हुए थे। अरफान का सर बाजू इस डिब्बे में देखकर किंग का बुरा हाल था। अरफान के कटे सर पर बड़ा सा इवल का टैग लगा हुआ था। इतने में एक कॉल किंग को आ गई जो उसने उठा ली। एक और बर्बादी मुबारक हो किंग। इवल की आवाज़ तंज की तरह किंग के दिल में लग गई थी। किंग का दिल कर रहा था कि अभी इवल उसके सामने हो और उसकी बोटियाँ बोटियाँ कर दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया इवल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हा हा किंग, तुमने बहुत अच्छा किया था, हमारे सर से हमारे बाप का हाथ छीनकर। जिस तरह तुम्हारे बाप को मारा था, इसी तरह तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। ये याद रखना, अब होता है खेल शुरू। तुम दो टके के किंग, पहले हम तक पहुँच के तो दिखाओ। एवल ने भी गुस्से से कॉल बंद कर दी। अब एवल का गुस्सा एक जगह जाकर ये ठंडा होना था। वो था उसका इश्क कायान काज़मी के पास। वो था एवल के इश्क का वो था इवल का इश्क कायान काज़मी। उसने किसी को एक कॉल करके एक काम करने को कहा जो कि दूसरी तरफ हुक्म मिल जाने पर काम हो जाने का यकीन दिलाया गया था। चलें एएसपी साहब, आपसे मुलाकात हो जाए, ज़रा अपना दुख दर्द कम किया जाए। अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए उठकर बाहर चले गई। मॉन्स्टर का भी दिल कर रहा था कि वो अपने भालू से मिले, सो वो भी चला गया। माला ने अपने बाप को जाओ यार के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके बाप के पास इसके लिए इतना भी टाइम नहीं था कि वो जावी को पसंद नहीं करती थी। उसे याद था कि वो बचपन में उसके साथ खेलता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब जैसा जाओ यार था उसे डर लगता था। अब तो वो उससे प्यार नहीं करता, वो तो उसके बाप के लिए ये गुनाह का बदला लेने आया था, इसलिए वो डरती थी। वो सोचती थी कि वो जावी को पहले जैसा बना देगी, लेकिन अभी वो जावी को जानती थी, मॉन्स्टर को नहीं। अभी वो बैठी जावी के ख्यालों में थी कि एकदम से खिड़की खुल गई और कोई कूद कर अंदर आया, जिससे माला की चीख निकलती निकलती रह गई, लेकिन जावी को देखकर वो पुरसुकून हो जाती थी। जावी, क्या हुआ डार्लिंग, मेरा इंतज़ार कर रही थी?
वो आज माला को खुद से खौफज़दा ना देखकर हैरान हुआ था, लेकिन वो उसे खौफज़दा करना चाहता था। नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगी? तुम हो कौन मेरे? वो मुँह बनाते हुए बचपन की तरह लाड उठवाने लगी थी। उसे अपने किए की माफ़ी भी तो माँगनी थी। वो दोबारा से ज़ाओ यार को पुराने वाले ज़ावी बनाना चाहती थी। तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊँ। वो एक-एक कदम लेता माला की तरफ जाने लगा। नहीं, नहीं, वो कदम-कदम वो पीछे होने लगी थी और ज़ाओ यार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जिस दिन तुम मेरी कैद में आ गई ना, ये रिहाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी भालू, क्योंकि मेरी कैद आग है, जिसमें तुम्हें भी जलना है। वो उसका मुँह दबोचते घुर्राया था। एक दफ़ा वो ज़ाओ यार का फिर से ये रूप देखकर सहमी थी। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसी तरह मैं भी कर दूँगा, लेकिन जब तुम मेरी कैद में होगी। वो इसे डराता धमकाता मज़ीद खौफ़ज़दा कर गया था। तुम तो अभी से खौफ़ज़दा होने लगी, अभी तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। वो इसका ज़र्द पड़ता रंग देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन दिल था कि उसकी ठोड़ी का ख़म देखने की गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। इससे पहले कि अगर कोई गुस्ताखी करता उसे छोड़ता हुआ एक तरफ नज़र उस पर डालकर जा चुका था और माला उसकी बातों से सहमी वहाँ पर बैठी हुई थी। कायान ऐन की तस्वीर पकड़े बेड पर सो गया था और एवल इसके कमरे में पहुंच चुकी थी। न जाने आज कायान को एक पुलिस वाले को क्या हो गया था, तो वो गहरी नींद में ही सोया हुआ था। एवल भी जी भरकर कायान की वजीहा चेहरे को देख रही थी। वो अपने मखसूस लिबास में थी, बस उसकी नीली आंखें नज़र आ रही थी जिसमें दुश्मन के लिए मौत थी। वो इस वक्त कायान के लिए जज्बातों का समंदर था। वो यकटक कितनी देर ही कायान को देखती रही, फिर उसे तंग करने का सोचा। दिल कर रहा था कि उसके बालों को छेड़े। हल्की हल्की सी नमी उसकी आंखों में आने लगी थी, लेकिन फिर उठी और कायान के पाँव बांध दिए थे और कायान के जिस्म की कोई हरकत नहीं हो रही थी क्योंकि अव्वल ने उसे बेहोश कर दिया था। अपने एक बंदे को कहकर कायान के जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब कायान फ्रेश होने गया, बाहर एक गार्ड ने यह काम सर अंजाम दिया था, जो इवल को एक खबर देता घर की, इसलिए कायान बेहोश था। उसके हाथ पांव बांधकर वो पास जग में पानी उठाकर कायान के चेहरे पर उसने मारा, जिससे कायान का वजीहा चेहरा भीग गया था और मास्क के पीछे इवल के लब मुस्कुराए। कायान ने हल्की हल्की सी आंखें खोली। सामने ही किसी मास्क वाले को देखकर उसकी बेहोशी झट से उठ गई। उसने हिलना चाहा, लेकिन इवल अपना काम कर चुकी थी। अब वो पुरसकून सी उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन कायान तो अपने हाथ पाँव बांधे देखकर हैरान हुआ था कि काफ़ी मजबूती से बांधे गए हैं। इतना कुछ हो गया और उसे होश ही नहीं आया था। अरे अरे, एसपी साहब, ये मत सोचिए कि तुम्हें होश क्यों नहीं आया। ये इवल के काम है जो किसी को समझ नहीं आते। कायान एवल के आवाज़ सुनता खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा। प्यारे एसपी साहब, ये इवल ने बांधा है आपको, और ये जब तक मैं नहीं चाहूँगी ये नहीं खुलेगा, इसलिए आराम करें, इसे खुलने की कोशिश मत करें। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे आकर मुझे इस तरह मारने की? अस्तगफिरुल्लाह एसपी, मैंने कौन सी आपकी इज़्ज़त लूट ली जो आप ऐसा कह रहे हैं? कायान ने ज़ब्त से लब नीचे। क्या करने आई हो यहाँ? मुझे क्यों बांधा है? कायान हुर्राया। एवल को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। उफ, इतना ना चीखो एसपी, सर में दर्द हो रहा है और मेरा दिल दुखी था। सोचा क्यों ना आपसे मिलकर अपना मूड फ्रेश किया जाए। वो मुस्कुराती कायान को आग लगा चुकी थी। कायान ने उसकी नीली आंखों में देखा, जहाँ न जाने क्यों कायान को अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आई थी, लेकिन वो एक मुजरम थी और वो एक पुलिस वाला, जिनमें कभी मोहब्बत क्या दोस्ती भी नहीं हो सकती। खोलो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा होने से अब डर नहीं लगता है एसपी साहब, वो तंजिया मुस्कुराई थी। वो वैसे भी आपके प्यार में बुरा हो भी जाए तो इस इवल को कोई परवाह नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती कायान के पास आ गई थी। वो बड़ी ही चाह के साथ अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया था। कायान भी एक पल को साकत रह गया, लेकिन जल्द ही अपना चेहरा मोड़ लिया। कायान खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा। इवल ने कायान का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यार तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। और उसके चेहरे के एक एक नकूश को छू रही थी। न जाने कितने ही अरसे बाद अपनी मनपसंद इंसान को छू रही थी। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी एसपी को छोड़कर जाए। कायान तो उससे भस्म करने वाली नज़रों से इवल को देख रहा था। उसे इवल से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बेबस था। कायान को इवल के वजूद से उठती महक उसके हवासों पर छा रही थी और तेज़ी से वो उसे पीछे करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नामुमकिन, क्योंकि कायान के हाथ पैर बंधे हुए थे। इवल मुस्कुराती हुई पीछे हुई। चलो एएसपी, मुझे पकड़ने का एक मौका मैं तुम्हें देती हूँ। कल शाम 7 बजे
क्लब में तुम्हारे ही एक पुलिस वाले बंदे को मार दूंगी। अगर बचा सकते हो तो बचा लेना, और मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे एवल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कायान गुस्से से गुर्राया। आहिस्ता आहिस्ता कायान काज़मी, मुझे मारने से बेहतर है अपने मुल्क के गद्दार लोगों को मारो। कायान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। चलो मैं चलती हूँ एएसपी, फिर कल मुलाकात का इंतज़ार करूँगी। वो एक आंख मारते हुए कमरे से बाहर निकली और पीछे कायान फिर से अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा। जबकि वो उसे बाहर जाता देख परेशान हुआ था कि अगर नायला ने देख लिया तो। लेकिन एवल को किसी बात की परवाह नहीं थी। एवल ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। एवल ने इस घर को बहुत गौर से देखा था। उसके खूबसूरत लबर पर मुस्कुराहट आई थी। बाहर गेट की तरफ जाते हुए अपनी पिस्टल निकाली और बाहर खड़े गार्ड्स घर से किसी को आता देख मुंह खोले खड़े थे। मुंह बंद करो और 2 मिनट बाद जाकर ऊपर वाले कमरे में इसको खोल देना, मैं बांध कर आई हूँ। वो आम लहजे में बोलती गार्ड्स को हैरान कर चुकी थी। ठीक 2 मिनट बाद। अगर पहले गए तो ये गन की सारी गोलियां तुम लोगों को भेजो, मैं आर पार कर दूंगी। आई समझ? हाँ हाँ समझ गए। गार्ड्स एवल को बाहर आता देख रहे थे और ठीक 2 मिनट बाद अंदर भाग गए थे। कायान को रस्सियों से बंधा देखकर एक गार्ड के चेहरे पर हंसी आई थी। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, कायान ने गुस्से से कहा तो वो फ़ौरन सीधे हुए। नहीं सर, वो आप खोलो मुझे, मुंह क्या देख रहे हो? गार्ड्स ने जल्दी से कायान को खोला तो वो अपने हाथों को देखने लगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एवल, वो दांत खिचकाते हुए बोला। मिल आई अपनी एएसपी से? हाँ मिल आई हूँ, एवल ने मुस्कुराते हुए मॉन्स्टर से कहने लगी। तुम कब ला रहे हो मेरी भाभी को? बहुत जल्द, सोच रहा हूँ कल चला जाऊँ उसे ले आऊँ। निकाह के बगैर ले आओगे तो मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे। करते हैं कोई प्लान, अब मेरा गुजारा भी नहीं है तुम्हारी भाभी के बगैर। खबरदार मेरी मासूम भाभी को कुछ कहा वरना बहुत बुरा होगा। एवल तुम्हारी भाभी से मेरे बहुत पुराने हिसाब निकलते हैं, वो तो मैं पूरे करके ही रहूँगा। वो तो पूरे करने भी है ना, वो जो भी करो, लेकिन ये बात याद रखना कि इतना हिसाब पूरे ना करना बैठना कि बदला लेते रहते और अपने आप को उससे दूर कर दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा एवल, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। एक दफ़ा मेरे पास आ जाए फिर उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो अभी तुम्हें आम से बंदा अपना जावी समझती है, अगर मॉन्स्टर का पता चला तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। एवल ने शरारत से कहा। बाबा ऐसा कभी नहीं होगा, वो इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा उसे मैं। अगर उसे पता चल भी गया तो उसे मेरे हाथ साथ ही रहना है। वो सिगरेट की गहरे कश लगाता एक जुनून से बोला था। चलो जो भी करना है, लेकिन ध्यान रखना वो ये अमान कहाँ है, कहाँ जा सकता है? पहले वहाँ गया था तो धक्के मारकर निकाल दिया गया था, अब गार्ड को लेकर गया है चंदा से मिलने। लो जी, एक और आशिक पैदा हो गया। बाबा हम गैंगस्टर ज़रूर हैं लेकिन हमारे पास भी तो दिल है ना, मॉन्स्टर मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बोला। लेकिन अगर उस तवाइफ ने हमारे अमान का दिल दिखाया तो उसे उठाकर अमान के कदमों में फेंक दूंगी। एवर रिलैक्स, ये फैसला अमान करेगा, हम नहीं। लेकिन किसी को भी हमारे बच्चों का दिल नहीं दिखाने दूंगी। चलो कल अरैब से भी मिलने चलते हैं, वो हमें याद कर रही होगी। हाँ कल चलेंगे। अमान आज भी फिर हीरा मंडी मौजूद था, लेकिन आज उसके पास उसका हथियार भी था। वो साथ में अपने गार्ड्स भी थे और एक नज़र उस इमारत को देखता हुआ अंदर चला गया, जहाँ फिर आज कंगना बाई लड़कियों को डांस सिखा रही थी। कंगना फिर से लड़के को देखकर हैरान हुई। ओए बाबू, तू फिर आ गया, तेरे को सुकून नहीं है क्या? वो पान थूकती उसे तंज करने लगी। कंगना, मुझे चंदा से मिलना है। अमान का लहजा आम सा था। बाबू तुझे पहले भी कहा था, वो किसी से नहीं मिलती जब तक उसका दिल न करे, तो फिर आ जाता है बार बार। अमान ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, जो अपनी अपनी बंदूकें उठाते हर किसी लड़की के सर पर रख चुके थे कि लड़कियों की चीखें निकली थी, जबकि कंगना बाई हैरानगी से देखने लगी। कौन हो तुम? वही वही जिसको आपने पहचाना नहीं। यह आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, बस मुझे चंदा से मिलना है। अमान अपनी बंदूक उठाता उसके पास टेबल पर रख चुका था कि कंगना अभी सांस रोक गई थी। कंगना कुछ ना बोली तो अमान मुस्कुराता हुआ चंदा के कमरे की तरफ जाने लगा। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ, यहाँ से कोई किसी को भी हिलने मत देना। ओके सर, इसमें से एक गार्ड बोला तो अमान चंदा के कमरे में चला गया। अमान ने चंदा के कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ 2 सफ़ेद पैरों तक आता फ्रॉक पहने लंबे काले बाल बिखरे हुए सोई हुई थी वो। अमान कदम ब कदम चलता उस हसीन दुशीज़ा की तरफ जा रहा था। साथ में अमान का दिल भी धड़क रहा था। आज फिर वो इसके सामने थी जिसे देखने को वो कितने दिनों से बेताब था। चंदा का चांद सा चेहरा चमक रहा था।
वो बग़ैर मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमान ने पूरा कमरा देखा, जहाँ कहीं-कहीं एक दो बुतों की तस्वीरें थी। अमान ने मुस्कुराकर चंदा को देखा। नूर, वो आहिस्ता से पुकारता उसके पास खड़ा हो गया। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि चंदा उठे, वरना वो फिर से नफ़रत भरी निगाहों का सामना करना पड़ेगा उसे। वो मासूम सी परी लग रही थी अमान को, लेकिन चंदा का उठना लाज़मी था। अमान को इससे बात करनी थी। नूर, अमान ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला तो चंदा किसी मर्द के अपने कमरे में मौजूदगी में महसूस करती जल्दी से उठ गई। वो अमान को देखती आंखें फैलाए, तुम कौन हो? अम्मा, अम्मा, वो खौफज़दा होकर चिल्लाने लगी थी। नूर, अमान ने फिर से पुकारा, कौन हो तुम? और मैं नूर नहीं हूँ। तुम वही हो ना जो उस दिन मुझे मिलने आए थे, लेकिन अम्मा ने मिलने नहीं दिया। अमान उसके कदमों से उठकर अब उसके साथ बेड पर बैठ चुका था। चंदा उसे बैठते देख पीछे हुई। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और अमान तो उसकी खूबसूरत आंखों को देख रहा था, उसके हिलते लबों को देख रहा था। कितनी खूबसूरत थी वो, अमान की नूर। अमान ने उसके चेहरे से नज़रें हटाई। वो अपने पैंट के पीछे से पिस्टल निकाल कर अपने हाथ में पकड़ ली। चंदा का तो पिस्टल देखकर सांस ही रुक गया था। मैं मुझे 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 क्यों मारना चाहते हो? वो जल्दी से बोली, जबकि अमान तो उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे समझ आई तो वो हंस पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको चंदा बोलूँ या नूर? चलिए चंदा बोल देता हूँ, लेकिन जब आप मुसलमान होगी तो नूर बोलूँगा। जबकि चंदा अमान को अजीब नज़रों से देखने लगी कि वो क्या कह रहा है, मुसलमान? और हाँ, ये पिस्टल ये खा ये दिखा कर ही मैं अंदर आया हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा। चंदा को अमान की मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? आपको देखने आया हूँ चंदा। लेकिन क्यों? ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर तुम भी दूसरे मर्दों की तरह अपनी हवस पूरी करने आए हो तो हाथ में पकड़िए पिस्टल से पहले मुझे मार देना। चंदा अमान के आने का गलत मतलब लेकर ले गई थी, जबकि अमान ये सुनता गुस्से में आया था। उठा, एक पैर बेड पर रखा और एक नीचे रखा। चंदा के ऊपर झुककर चंदा का जबड़ा दबोचा था। आह! चंदा के मुंह से सिसकी निकली। अमान ने अपनी गिरफ्त हल्की की थी। चंदा हैरत से अमान को देखने लगी। चंदा, एक बात याद रखिएगा, आइंदा हवस लवस मेरे सामने ना बोलिएगा, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। अमान अपनी आंखें चंदा के खौफज़दा आंखों में गाड़ता हुआ बोला, अमान मलिक को आपसे मोहब्बत है और मैं आपकी तरफ हर उठने वाली बुरी नज़र को आग लगा दूंगा। चंदा हैरत से अमान को तकने लगी थी। और आप मुझे हवस पूरी करने वाला समझ रही हैं तो यकीन करें, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। वो अलग बात है कि मुझ जैसे लड़के को आपसे प्यार हो गया। चंदा ने अमान को धक्का दिया तो अमान थोड़ा पीछे हुआ। हाँ हाँ, तुम जो कोई भी हो बाबू, मुझे तेरी बातें सुनकर हंसी आ रही है। चंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे प्यार नाम से नफ़रत है बाबू, और तू बात करता है एक तवाइफ से मोहब्बत की। लोग तो प्यार का नाटक करके तवाइफ बना देते हैं, और तू मुझे एक तवाइफ को, एक नाचने वाली को मोहब्बत दे रहा है। चंदा के लहजे में एक दर्द था जो अमान मलिक महसूस कर गया था। मैं कुछ नहीं जानता चंदा, बस इतना पता है कि पता नहीं कब कैसे मुझे अब ये गहरी नीली आंखों में देखते ही देखते आपसे प्यार हो गया है। तू जानता है बाबू, मैं एक हिंदू हूँ और तू एक मुस्लिम। हाँ, जानता हूँ तो क्या, अब मेरे लिए मुस्लिम नहीं हो सकती? कभी नहीं बाबू, तू यहाँ बार बार आकर अपना टाइम ज़ाया ना कर। तेरे को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। चंदा खालिस तवाइफों वाला लहजा बनाते हुए अमान से बात कर रही थी। देखते हैं आप कब तक मेरे प्यार से भागोगी। मैं दोबारा आऊँगा। वो जाने के लिए मुड़ा था कि कुछ याद आया। वो गुलाब का फूल जो चंदा के लिए लेकर आया था, वो उसे पकड़ा चुका था। मेरी मोहब्बत का पहला तोहफ़ा कबूल करे। अमान ये कहते लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया, और चंदा एक नज़र गुलाब के फूल को देखती रह गई, जबकि चंदा का दिल किया उस गुलाब के फूल को तोड़ मरोड़ कर फेंक दे। लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद अलमारी की तरफ बढ़ गए थे, और उसने वो फूल अपनी अलमारी में रख दिया और लेट गई। लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली थी। अमान बाहर निकला तो सबको वहाँ बैठे देख उसकी हंसी निकल गई। शुक्रिया कंगना, आपने मुझे मिलने दिया। बाबू, तू ज़बरदस्ती मिला है, मैंने नहीं मिलने दिया। वो दबे दबे गुस्से में बोली। मैं दोबारा भी आऊँगा, अगर ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो वो भी करूँगा। वो मुस्कुराता हुआ अपने ग्लासेस लगाता गार्ड्स को इशारा करता बाहर निकल गया,
और वहाँ की कई लड़कियाँ उसके खूबसूरत लड़के को देखकर आहें भरती रह गई। माज़ी, कायान ने हर तरफ फ़ैन को ढूंढ लिया था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वो थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठा जहाँ से आती जाती गाड़ियों में देख रहा था। आन, आप मेरे थे ना? आप उस किरण के कैसे हो सकते हैं? आप सच में किसी और के हो जाएंगे आज। आन, आन, मुझे आपसे मोहब्बत है। हर तरफ से उसे ऐन की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन उसे आन कहने वाली आज उसे तन्हा कर गई थी। प्लीज़ मेरा बच्चा ऐन, मुझे माफ़ कर दो। एक दफ़ा वापस आ जाओ, अपनी आन को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ही हूँ। लेकिन जाने वाला कब वापस आते हैं? आन, आप मेरे नहीं थे ना? आप ठीक कहते थे कि मोहब्बत सुकून छीन लेती है। आप ठीक कहते थे। आप सही कहते थे। सफ़ेद फ़राक पहने, बाल बिखरे हुए, वो न जाने कहाँ चली जा रही थी। आपने सच कहा था, मैं कुछ खो दूँगी, और मैंने खो दिया। आपकी ऐन खाली हाथ रह गई। वो चलती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। उसके पास एक कार आकर रुकी। अरे बुलबुल, कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? ऐन ने डर के खौफज़दा नज़रों से उन लड़कों को देखा जो वाकई सुनसान सड़क पर अकेली चलती जा रही थी। वो वाकई अपने आन की महफूज वो आपने आन के बगैर महफूज नहीं थी। उसे अभी समझ आ रहा था कि वो अब उसे एहसास हो रहा था, वो डर के पीछे होने लगी थी। इस उसके पास कोई भी नहीं था। वो 3 लड़के गाड़ी से निकले और गंदी नज़रों से आन को देखने लगे थे। उसका दिल कह रहा था कि वो भाग जाए, अपने आन के सीने में छुप जाए। वो आन के महफूज मेहरबान साए से पहली दफ़ा बाहर निकले थी। वो फंस गई थी शायद, बर्बाद भी हो जाए। वो चीखती हुई भागने लगी थी कि एक लड़के ने उसे पकड़कर ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वो आकर नीचे गिरी। ऐन खौफज़दा नज़रों से देखती हुई पीछे होने लगी थी। प्लीज़, प्लीज़ जाने दो, ऐन पीछे होते हुए कहने लगी। तीनों लड़कियों को तीने तीना तीनों लड़कों की हंसी निकल रही थी। अरे, इतना प्यारा माल है, आज रात तो मज़े होंगे। कैसे जाने दें? एक लड़के ने ऐन को बाजू से उठाया था कि ऐन की आस्तीन फट गई और उस लड़के के हाथों में उसकी आस्तीन का कपड़ा आ गया था। फिर वो वहीं ही फेंक दिया उसने। ऐन अपने बाजू रोते हुए अपने हाथों से छुपाने लगी। अरे बुलबुल, डर क्यों रही हो? तुझे भी मज़ा देंगे। नहीं प्लीज़, आ जाइए। नहीं, आन, आ जाइए ना, आपका बच्चा। वो भागने लगी थी। फिर से एक लड़के ने उसके बाल दबोचे थे और थप्पड़ मारा था। ऐन का होंठ फट गया था। उसका झुमका उतरकर नीचे गिरा था कि एक लड़के ने ऐन को पकड़ा और गाड़ी के अंदर फेंक दिया। ऐन का सर जोर से गाड़ी की बानट पर लगा था। उसकी चीख निकली थी। उसके सर से खून निकलने लगा था। अपनी आंखों से उसने बस एक लड़के को अपनी शर्ट उतारते देखा था कि अचानक से उसे एक मास्क पहने, फुल ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़का आया था। उसकी वहशत से भरपूर आंखों में वहशत थी कि ऐन भी कांप गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भाग सके। बस अपनी बंद होती आंखों से पहले उसने ऐसा मंजर देखा था कि वो चीख मारती बेहोश हुई थी। वो सामने खड़े मॉन्स्टर के हाथ में एक शर्टलेस लड़के का दिल था। थोड़ी ही देर में वहाँ से ऐन गायब थी। वहाँ लड़कों की बदतरीन लाशें थीं। वहाँ से ऐन गायब हुई और वहाँ ही कयान पहुँचा। वही लाशें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल की थी कि अभी वो वहाँ से जाता है कि उसे ऐन का झुमका और सफ़ेद कलर का कपड़ा मिला था। झुमका देखते ही उसकी रूह फना हुई थी। ये तो उसकी ऐन का फेवरेट झुमका था जो उसने खुद कयान के साथ जाकर लिया था। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने हर जगह ऐन को ढूंढा था लेकिन खोने वाले बिछड़ने वाले मिलते नहीं हैं और ना ही ऐन मिली थी। वो नाउमीद होकर घर आ गया। नायला रोती हुई कयान के पास आई लेकिन उसके सुर्ख होती आंखें देखकर समझ गई थी कि ऐन नहीं मिली। कयान, तुम्हें ऐन नहीं मिली ना? ऐन, मेरी बच्ची नहीं मिली। वो सर हाथों में थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गया। मामा, हमें वो अपने अयान को छोड़कर चली गई। मामा, वो चली गई है। नायला की आंखों से बेहिसाब आंसू निकलने लगे। कयान का चेहरा जर्द पड़ रहा था। मॉन्स्टर ऐन को महल नुमा घर में लाया था। नाजुक सी लड़की बेहोश थी। मॉन्स्टर, ये किसे उठा लाए हो? हाल में बैठे सिकंदर ने मॉन्स्टर से पूछा। बाबा, ये कुछ लड़के ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ, मैं बचा कर लाया हूँ। सिकंदर ने शफकत से ऐन के सर पर हाथ फेरा। जाओ, लेकर जाओ इसे कमरे में और डॉक्टर को बुलाओ। जी बाबा। उसे कमरे में लेकर गया। ये घर था सिकंदर उल्फ ब्लैक मॉन्स्टर का, जिसका काली दुनिया में एक नाम है। ब्लैक मॉन्स्टर काली दुनिया में रहकर भी सिकंदर ने हमेशा सच्चाई का और सही काम को तरजीह दी थी। सिकंदर का सबसे बड़ा दुश्मन था किंग। किंग काली दुनिया का दूसरा नाम था, जिसके अड्डे पर हर खतरनाक और गलत काम होते थे।
ब्लैक मॉन्स्टर ने कितनी दफ़ा किंग को वार्निंग दी थी, लेकिन कभी मानता ही नहीं था वो। किंग ने एक दफ़ा ब्लैक मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की थी। सिकंदर ने ज़ाओ यार को अपने बेटे की तरह रखा था। अब उनकी काली दुनिया में ऐन का इजाफा हो गया था। ऐन नहीं थी, उसके पास ना ही उसका आन था। उसके पास कायान। बेटा, मैंने कितना समझाया था, वो तुम्हें पसंद करती है, उससे शादी कर लो। कायान ने अपनी सुर्ख होती आंखें बंद की थी। मम्मा, ऐन। वो रोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे अपना बच्चा, अपनी ऐन चाहिए थी किसी भी तरीके से, लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से जाता है फिर वो कहाँ मिलते हैं। कायान उठकर छत पर चला गया जहाँ उसकी ऐन ने प्यार का इजहार किया था, वो जो कि उसके लिए बहुत ख़ास थी, लेकिन वो समझ नहीं सका। उसे उस वक्त अभी उससे समझ आ रहा था जब वक्त गुजर गया था और वो खाली हाथ रह गया था, कुछ बाकी नहीं बचा था। वो सारी जगह देख रहा था कि कायान की नज़र एक कोने पर पड़ी जहाँ ऐन की दी गई अंगूठी पड़ी थी। आन, मैं चाहती हूँ आप ये अंगूठी कभी भी ना उतारें, आपकी ऐन ने प्यार से दी है। ऐन की खिलखिलाती आवाज़ कायान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। वो जल्दी से गया और अंगूठी उठाकर अपने होठों से लगाई। तुम्हारी कोई चीज़ मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। हुरैन काज़मी, अपने कहे गए अल्फाज उसका दिल चीर गए थे। वो अंगूठी को लबों से लगाए और वहीं पर बैठ गया। आंसू बहाने लगा। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा, कभी गुस्सा नहीं निकालूंगा, कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं डांटूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा आन। वो वहाँ पर बैठकर रोने लगा। वो फिर से उठकर ऐन के कमरे में गया। ऐन और उसकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी उस कमरे में। और तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। मेरी जान, तुम्हारा आन नहीं रह पा रहा तुम्हारे बगैर। उसे समझ आ गया था कि ऐन उसकी जान है, लेकिन वो उसे समझाने में देर लग गई थी। उसे समझाने में और उसे समझने में देर लग गई थी। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ऐन को होश आ चुका था और वो बेहद डरी हुई थी। जब सिकंदर ने आकर उसके सर पर हाथ रखा, पहले तो वो डरी थी, फिर वो सिकंदर के सीने से लगकर रो पड़ी थी, अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। लेकिन वही सिकंदर के पीछे खड़े सब्ज आंखों वाले को देखकर एन डर के मारे कांपने लगी थी। सिकंदर ने एन को मॉन्स्टर से खौफजदा देखा तो मुस्कुरा दिया। बेटा, ये जाओ यार है मेरा बेटा, और आज से तुम मेरी बेटी। बेटा, बेटा। बेटा लफ्ज़ सुनकर ऐन का दिल कर रहा था कि वो रोए, चिल्लाए, भागकर अपने आन के पास चली जाए, लेकिन वो सोचती थी कि आन ने किरण से शादी कर ली होगी और वो उसी गलत फहमी में दूर से दूर भागने के लिए अब ब्लैक महल का हिस्सा बन रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर और सिकंदर से घुल मिल गई थी। बेटा, अब मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो। बेटा, वो अकेली क्यों घर से निकली थी। अपने घर वालों के बारे में बताओ, मैं छोड़ आता हूँ। क्या आपको वापस जाना है। ऐन ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अपनी आंखों की नमी अंदर उतारते हुए ऐन नम लहजे में बोली। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यहीं रहना है तो तुम्हें यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे और तुम्हें भी ये जानना होगा कि तुम कहाँ पर हो। क्या मतलब। ऐन ने सवालिया नज़रों से सिकंदर को देखा। फिर सिकंदर ने उसे जो बताया उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐन उठकर भागने लगी कि सिकंदर ने मॉन्स्टर को इशारा किया तो जाओ यार ने उसे पकड़ा और वो जाओ यार के हसार में फिर फड़फड़ाने लगी। मुझे नहीं रहना यहाँ, छोड़ो मुझे, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। कहाँ जाओगी। दर दर की ठोकरें खाने फिर से तुम्हें कोई नोच डालेगा, फिर कौन बचाएगा तुम्हें। सिकंदर करख्त लहजे में बोला तो ऐन ने फड़फड़ाना बंद किया। अगर तुम यहाँ रहोगी तो एक ताकतवर लड़की बन सकोगी जो सबका मुकाबला करेगी। तुम्हें ताकतवर बनाएगा मॉन्स्टर। लेकिन मैं ये सब कैसे। तुम सब कर सकती हो बेटा, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। सिकंदर ने ऐन के सर पर हाथ रखा तो ऐन सिसक पड़ी। वो तो डरती थी इन सब से। वो तो पिस्टल को देखकर डर जाती थी, उसका दिल बंद होने लगता था, लेकिन ज़िंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी। ये मंजर है कराची का। ऐन भाग रही थी। वो ब्लैक महल का ग्राउंड था जो कि कितने ही रकबे पर फैला हुआ था। तेज़ भागो ऐन, तेज़। लेकिन ऐन का सांस फूल रहा था। वो और तेज़ नहीं भाग रही थी। कई दफ़ा मॉन्स्टर उसे डांट चुका था। वो लाड से सिकंदर से जाओ यार की शिकायत लगा रही थी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को उसके ड्रामेबाज होने पर गुस्सा भी आता था।
वो भाग रही थी, टाइम गुजर रहा था, टाइम गुजरता गया। ये लोगन एन और उसे चला ये लोगन एन और इसे चलाओ। लेकिन मुझे गन से डर लगता है आन, मुझे डर लगता है गन से। उसे अपने ही कही गई बात याद आई। तुम्हें इस डर से निकलना होगा। हुरैन काज़मी हुरैन काज़मी, मास्टर ने गुस्से से कहा। वो कब से उसे सिखा रहा था, लेकिन वो सीख ही नहीं रही थी। आज ये जो हुरैन काज़मी नहीं, हमारी इवल है, जो अच्छाई को फैलाएगी और बुराई को ख़त्म करेंगी। सिकंदर ने पीछे से आते हुए एन से कहा तो एन मुस्कुरा दी। फिर एन ने गन चलाना सीख ली। पहले पहले उसके निशाने गलत होते थे, लेकिन जब मास्टर ने कहा कि वो सामने 3 लड़के हैं जिन्होंने तुम्हें नोचना चाहा था, तो एन ने हिम्मत करते टारगेट पर नज़र रख के फायर कर दिए थे। जो निशाने पर गए थे, उसके जहन में आन की बातें, उनका नफरत भरा लहजा, किरण के साथ शादी वाले सब सीन उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। और फिर वो गोलियां चलाती गई, यहाँ तक कि मास्टर और सिकंदर भी हैरान हो गए। 5 साल बाद सिकंदर को किंग ने मार दिया था और भाग गया था वो। इस ब्लैक महल में अब मास्टर और इवल ही रहते थे। वो 2 लोगों का इजाफा हुआ था, मान और लैरैब का। अब एन कत्ल करने लगी थी, लोगों में अपनी वहशत फैलाने लगी थी, लेकिन उसने अपने आन की एक एक खबर रखी हुई थी। पर यह सुनकर वो खुश थी कि उसने शादी नहीं की थी, लेकिन अब वो यहाँ रहकर काम करना चाहती थी। सिकंदर उस पर और मास्टर पर जिम्मेदारियाँ डाल कर गया था, जिसे इवल ने पूरा करना था, और वो 2 किरदार निभाएगी, एक कायान की एन का और दूसरा दुश्मन की इवल का। आज रात की मुकम्मल तैयारियां हैं ना, इवल ने अमान और मास्टर से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कल रात तुमने इस एसपी को हमारी कार्रवाई की खबर देकर आई हो, अच्छा नहीं किया तुमने। मास्टर तुम नज़र रखना बंद करो मुझ पर, तुम मेरी जिम्मेदारियाँ हो एन, बाबा कह कर गए थे। मैं एन नहीं हूँ इवल, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, और कयान को अगर मैंने पहले भी बता दिया तो वो इससे डीएसपी को बचा नहीं पाएगा। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। इससे पहले हमें अपने बच्चे लैरैब से मिलने जाना है। वो तीनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। लैरैब को यहाँ आए 2 दिन हो गए थे, और सफ़ीर के साथ लैरैब की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन फिर उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसके भाई ने ख़ास वार्निंग दी थी कि लैरैब का ख़ास ख्याल रखा जाए। मुझे एंजल के पास जाना है। एंजल एंजल लैरैब चिल्लाकर सफ़ीर को बुला रही थी। पास खड़े एक स्टाफ में एक लड़का खूबसूरत सी गुड़िया को हवस भरी नज़रों से देख रहा था। वो इसे इंजेक्शन लगाने के बहाने उसके बाजू को छू रहा था, जबकि लैरैब को उलझन सी होने लगी थी। उसे अब खौफ आने लगा था, उसे अपना माजी याद आने लगा था। लैरैब को आदत होने लगी थी सफ़ीर की, अपने एंजल की। वो किसी और के हाथ से ना मेडिसिन खाती ना इंजेक्शन लगवाती, जबकि वो अहमद बार बार उसके बाजू को बार बार टच कर रहा था। सफ़ीर जो लैरैब के ही पास आ रहा था, अहमद को लैरैब के साथ बदतमीज़ी करते देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। उसके हॉस्पिटल में ये सब हो रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करता। जल्दी से वो 2 कदम का फासला तय करता, एक उसके पास जाता, उसे एक अहमद को पकड़कर मारने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेशेंट को हाथ लगाने की। सफ़ीर ने अहमद को 2 थप्पड़ मारे। अहमद घबरा गया था। लैरैब अपने एंजल को डिशम डिशम करते देख अपना रोना भूलकर हॉस्पिटल बेड की पर खड़े होकर बच्चों की तरह उछलकर तालियां मारने लगी थी। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ ये सब करने की। अंदर आते ही वल मास्टर और अमान ने सब देखा तो वो मुतमईन हुए थे कि लैरैब महफूज हाथों में सौंप कर गए हैं वो, लेकिन अहमद की मौत पक्की थी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अहमद माफ़िया मांगने लगा। सफ़ीर लैरैब को तालियां मारता देखकर हैरान हुआ था। वाह एंजल, आपने इस बैड अंकल को मारा, मुझे बहुत मज़ा आया। लैरैब बेड से उतरती सफ़ीर के गले लग गई थी, और सफ़ीर का अपने साथ नरम गुलजार जिस्म लगता उससे धिचका दे गया था। फिर लैरैब लग ही नहीं रही थी, वो तो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। और ये मंजर तीनों ने देखा और वो फिर अंदर चले आए। मेरी गुड़िया, अमान ने लैरैब को पुकारा तो लैरैब हैरान होते हुए अमान को देखने लगी। लैरैब सफ़ीर से अलग होती, खुश होती, अमान के गले लग गई थी। बड़ी आपी, भाई, वो बारी बारी सबके गले लगी थी। बड़ी, आप मुझे छोड़ गए थे ना, इस बैड अंकल ने मुझे टच किया यहाँ। वो अपना और बाजू और गर्दन दिखाने लगी। इन तीनों की आंखों में वहशत आई थी, जो कि अब इस अहमद लड़के पर निकलनी थी। अहमद उस वक्त वहशत आंखें देखकर डर गया था और भाग निकला। तीनों ने सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया था। अमान तो अपनी बहन को मेरी जिम्मेदारी पर देकर गए थे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। सॉरी, हमारे स्टाफ में से किसी ने बदतमीज़ी की, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। सफ़ीर मुस्कुराता एवल और मास्टर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो दोनों का क्या, तीनों के दिमाग में एक ही बात आई थी कि हम बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे सफ़ीर शाह।
एवल ने मुस्कुराकर सफ़ीर को कहा। सफ़ीर भी मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल, ज़रूर। काफ़ी देर वो बैठकर सफ़ीर के बारे में जानते रहे थे और लैरैब की हालत के बारे में भी पूछा। सफ़ीर ने उन्हें मुतमईन किया था कि लैरैब ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो लैरैब को छोड़कर चले गए। उन्हें यकीन था कि जब तक सफ़ीर है वो इधर महफूज रहेगी। इन लोगों के जाने के बाद लैरैब ने ज़िद करके सफ़ीर से आइसक्रीम और बाद में पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया था। सफ़ीर हैरान था कि ये छोटी सी लड़की इतना कैसे खा लेती है। वो हैरानगी से लैरैब को पिज़्ज़ा खाते देख रहा था। उसे बच्चों की तरह पिज़्ज़ा खाते देख सफ़ीर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। आधा पिज़्ज़ा उसके मुंह से बाहर गिर रहा था, आधा मुंह में था। जबकि लैरैब ने अपनी काली आंखें उठाकर मासूमों की तरह सफ़ीर की तरफ देखा तो सफ़ीर को अपने आप को तकते पाकर, एंजल आप खाएंगे? भरे मुंह से वो सफ़ीर को कहने लगी। एक पीस पिज़्ज़ा को उठाकर उस पर केचप लगाकर वो सफ़ीर के पास चली गई। नहीं नहीं फेरी, मुझे नहीं खाना। लेकिन लैरैब कहाँ बाज आने वाली थी। उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगी कि सफ़ीर की सफ़ेद शर्ट पर बहुत सारा केचप गिर गया। ओह सॉरी एंजल, वो उसकी शर्ट पर केचप गिरता देख मासूमियत से बोली। कोई बात नहीं फेरी, लेकिन मुझे ज़िद्दी बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना, और तुम तो अच्छी बच्ची हो, ऐसे ज़िद नहीं करते, तो आइंदा आपने ज़िद नहीं करनी। वो उसे प्यार से समझा रहा था, लेकिन वो सुन ही कब रही थी। उसका तो सारा ध्यान पिज़्ज़े पर था। वो अपनी बात को इग्नोर होते देख नफ़ी में सर हिलाते उठकर शर्ट धोने चला गया था, लेकिन सफ़ेद शर्ट पर दाग रह गया था। दिन ख़त्म हो गया था और आज के वाक़ये ने सफ़ीर को जल्द ही मुश्किल में डाल देना था, लेकिन वो नहीं जानता था। कंगना, मुझे एक बार मोनिका से मिलने दो, सिर्फ एक बार। अर्जुन कंगना के सामने बैठा उसे कह रहा था। अरे छोकरे, उठ यहाँ से, तेरी कोई औकात नहीं है। तेरे जैसे मर्द होते हैं जो लड़कियों की मोहब्बत को राहों में लाकर इन्हें जलील करते हैं। अर्जुन का चेहरा लाल होता देख इतनी बेइज्जती पर उसे बहुत गुस्सा आया था। कंगना, मुझे मोनिका से मिलना है। वो तेरी मोनिका नहीं है, अब चंदा है। आई समझ, इस कोठे की चंदा। अब उठ और यहाँ से निकल। कंगना, मैं जल्दी आऊँगा अपनी मोनिका को लेने। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। हट बे, यहाँ से तूने खुद उसे छोड़ा था। अब वो तेरी नहीं, इस कोठे की चंदा है। अर्जुन इतनी जलालत पर वहाँ से निकला था और चंदा जो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी अर्जुन की आवाज़ें सुनकर काम गई थी, उसे डर था कि वो फिर से उसे ना ले जाए। जो उसने उसके साथ किया था वो कभी भी अर्जुन को माफ़ नहीं कर सकती थी। वो अनजाने में ही अर्जुन और कल के आए लड़के अमान का मौजना करने लगी थी। डीएसपी ने कायान के सामने नवाज़ खान की रिपोर्ट रखी थी, जो दुनिया के सामने तो शरीफ था लेकिन अंदर से ज़मीर फरोश था। वो अंदर ही अंदर अपने मुफाद के लिए अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा था। नवाज़ खान असले का कारोबार करता था और गैर ममालिक में असला फ़रोख्त करता था। सर, ये तो किंग का ख़ास बंदा है। हाँ कायान, और तुम्हें अब इसे पकड़ना है। कायान काज़मी, अभी तक तुमने एवल के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की। कायान ने रात का सोचते जब से लब पीछे थे, कैसे वो इसके करीब थी, लेकिन वो बेबस था। जी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। कायान, तुम्हें टारगेट दिया गया है कि तुमने उन्हें पकड़ना है, बस तुम कोई काम करते नज़र नहीं आ रहे। कायान को तो उसकी धमकी भी याद आई थी कि आज रात डीएसपी सरफराज की मौत का परवाना दिया गया था। सर, मुझे कल रात इवल की कॉल आई थी, उसने मुझे डीएसपी को मारने की धमकी दी थी। वो इवल की मसावत को छुपा गया था, ना उसकी और इसकी, वरना उसकी और उसकी वर्दी की बेइज्जती होती। क्या मतलब? सरफराज से उसकी क्या दुश्मनी? पता नहीं सर, लेकिन वो कहती है कि वो गद्दार है। उसकी मौत इवल के हाथों लिखी है, इसलिए सर उनको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम करना है। आज सरफराज की बेटी की शादी है ना? जी सर, वहीं हमें इंतज़ाम करना होगा। ओके, तुम जाओ। कायान, सरफराज को कुछ होना नहीं चाहिए और सरफराज को भी इतला कर दो। ओके सर। वो सल्यूट मारता वहाँ से चला गया। नवाज़, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, तो कल तक तुम्हारी बेटी इधर पहुँच जानी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे दे देंगे। नवाज़ माला को सुनकर परेशान हुआ था। वो अपनी बेटी को इधर बेच नहीं सकता था, चाहे जो भी हो। उसकी बेटी बहुत मासूम थी, वो इन जल्लादों में आकर नहीं रह सकती थी। वो तो उसको अजियत देकर तोड़ देते। जी किंग, वो परेशानी से बोलता उठ खड़ा हुआ था। अगर वो अभी किंग के सामने कुछ बोलता तो वो उसे मार देते, तो वो माला को किसी तरीके से भी ले जा सकते थे। माला शॉपिंग मॉल से निकल रही थी कि उसके सामने अदील आया। वो कल यूनी वाले लड़के को देखकर गुस्सा हुई थी। फिर तुम आ गए मेरे रास्ते में, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? वो आंखें सिकड़ती अदील को बेहद प्यारी लगी थी। उसका दिल कर रहा था अभी उसकी गुर्बत को महसूस करने को, लेकिन वो अभी बेबस था। उसने अपने बाप को कह दिया था कि उसका मतलब था वो 2 दिन तक ये लड़की उसके कमरे में मौजूद होगी, फिर बस मैं और मेरी माला। अदील अपनी सोचता मुस्कुराया था और माला उसे पागलों की तरह मुस्कुराते देखकर जाने लगी थी।
अदील ने उसे जाते देखा तो फिर से उसके सामने आया। बात तो सुने। माला भी रुक गई। माला, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेगी? वो अपना हाथ आगे करता माला को हैरान कर गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो हैरानगी से पूछने लगी। मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, इसलिए सॉरी। वो मुँह के डिज़ाइन बनाते अपनी गाड़ी में बैठने लगी कि उसकी नज़र टायर पंचर पर पड़ी थी। ओह शिट, ये कैसे हो गया? वो सदमे के मारे मुंह खोले खड़ी थी। उसके पापा ने कहा था कि साथ में ड्राइवर ले जाना, लेकिन वो ज़िद्दी थी, अकेले ही निकल आई थी। पीछे खड़ा अदील मुस्कुराया था। अरे माला, क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो इधर कैब ढूंढने लगी। माला, ये तो टायर पंचर हो गया है, चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आप हैं कौन? वो अपनी कमर पर हाथ रखती लड़ाई करने वाले अंदाज में बोली। हम फ्रेंड्स हैं ना? नहीं, हम फ्रेंड तो नहीं हैं। मैंने कब आपसे फ्रेंडशिप की? माला के चेहरे पर फिर से गुस्से के तासुरात आए। वो उसे पूछने लगी, देखिए, आपके पापा नवाज़ अंकल और मेरे पापा दोनों दोस्त हैं। मैं जानता हूँ आपके पापा को। क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? वो मासूमियत से बोली तो अदील ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। हाँ ना, मैं जानता हूँ आपके पापा को। तो चलिए आइए, मैं ड्रॉप कर दूँगा आपको। मुझ पर यकीन कर सकती हैं माला। थोड़ी देर सोचती रही। रात भी होने वाली थी, इसलिए वो अदील की गाड़ी में बैठ गई। अदील को उसकी मासूम बातें और मासूम हरकतें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो तो उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो उसके पास थी, उसे लेकर जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों अदील को ये ठीक नहीं लगा। वो बेशक उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन आज उसका दिल माला के लिए नरम पड़ रहा था। वो चाहता था उसे निकाह करके लाए, इसलिए उसे टाइम दे रहा था। हज़ारों लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने वाला आज एक लड़की की गुर्बत के लिए तड़प रहा है। थैंक यू अदील। माला ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया, जो अदील को बहुत अच्छा लगा। अदील को अपना नाम पहली दफ़ा इतना अच्छा लगा तो अब हम फ्रेंड, अदील ने मुस्कुराते हुए कहा। दोबारा से अपना हाथ माला के आगे कर गया। ओके, तुमने मुझे ठीक तरह से घर में पहुंचाया, इसलिए अब तुम बार बार कह रहे हो तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो भी मुस्कुराती अपना नाजुक हाथ अदील के हाथ में दे गई थी। अदील के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई थी। उसकी मासूम नीली आंखों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। नवाज ने बालकनी से माला को अदील के साथ देखता परेशान हुआ था, लेकिन यानी कि किंग उसकी बेटी, वो किंग की उसकी बेटी तक किंग पहुंच चुका था। अब वो किसी भी तरीके से माला को दूसरे मुल्क भेज देना चाहता था, ताकि वो जल्लाद से दूर रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन सबसे बड़ा एक और जल्लाद भी है जो उसकी बेटी से इश्क करता है। सफ़ीर घर आया तो थका हारा वहाँ ही सोफे पर बैठ गया। अरे बेटा, खाना नहीं खाओगे? इरम वहाँ आती सफ़ीर को देखकर पूछने लगी। नहीं मम्मा, मैं खाना खा कर आया हूँ। और बेटा, ये आपकी शर्ट पर रंग कैसा? मम्मा, मेरी एक पेशेंट है, उसने ज़बरदस्ती मुझे पिज़्ज़ा खिला दिया। उस पर लगा केचप मेरी शर्ट पर गिर गया। मैंने धोया भी था, लेकिन ये दाग रह गया। कौन थी वो? एरम तजस्सुस से पूछने लगी। माला, उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, शायद किसी खौफ से ऐसी हो गई है। उसे सांस में मुश्किल से आता है। हिबा जो वहाँ आई थी, ये सुनकर उसे लैब की याद आ गई थी। भैया, एक वो लड़की भी थी ना जिसे आपने समंदर पे सांस दी थी और उसके भाई ने आपको मारा था? हिबा जल्दबाजी में इरम के सामने सफ़ीर की पोल खोल गई थी। सफ़ीर बेटा, इरम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मामा, उसे सांस की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ये करना पड़ा। सफ़ीर अपना सर खुजाते हुए बोला। और तुम बहुत शरारती हो गया। क्या ज़रूरत थी ये बात मामा को बताने की? भैया, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी आप पे। मामा, ये वही लड़की है जो मेरी पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में आई है। वो ज़बरदस्ती मुझसे अपना इलाज करवाने आई है। हाँ हाँ बेटा, एक पागल लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया। कभी लाओ उसे हमारे घर, हम भी मिलना चाहते हैं उससे। हमें भी देखना है कैसी है वो लड़की। अरे नहीं मम्मा, वो आती ही नहीं। बेटा, ले आना किसी दिन, हम भी मिल लेंगे। ओके मम्मा, अगर वो मान गई तो ज़रूर ले आऊँगा। अभी मैं थका हुआ हूँ, आराम करूँगा। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। रात का टाइम हो चुका था। कयान भी क्लब में पहुँच चुका था। सरफराज ने अपने सबकी पार्टी क्लब में रखी थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज क्लब से ही उसकी लाश निकलेगी। कयान पूरी टीम लेकर गया था, किसी भी तरीके से एवल को अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन वो तो कब से क्लब के अंदर मौजूद थी। उसे कयान की सिक्योरिटी पर हंसी आ रही थी। उसका कयान शुरू से ही मासूम था, पता नहीं पुलिस वाला कैसे बन गया। यह पार्टी एक थीम पार्टी थी, जिसमें सबने चेहरों पर रंग बिरंगे मास्क लगा कर आना था, और एवल भी अंदर आ गई थी। वो कयान को देख रही थी। उसके मास्क के पीछे छुपी नीली आंखें कयान को देखता पाकर मुस्कुराई थी।
मेरा कायान पुलिस की वर्दी में कितना हैंडसम लगता है ना, एवल ने पास खड़े मॉन्स्टर से कहा। मॉन्स्टर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगता है, वो बेवकूफ़ भी है। ओए खबरदार मेरे एएसपी को कुछ कहा तो, एवल ने अपनी आंखें दिखाई उसे। क्लब में लोगों का हजूम भरने लगा। शराब नोशी आम थी। वाहिद ने लोगों के हजूम में कायान सरफराज के आस पास ही था, लेकिन सरफराज भी अपने बेटे की खुशी में नशे में झूम रहा था। कायान को डीएसपी के इस हुलिये से घिन आ रही थी, लेकिन क्या करता, ऊपर से ऑर्डर थे जो कि कायान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। लड़के और लड़कियां मास्क पहने डांस करने लगे। कायान सबके बीच में अकेला खड़ा था। कई लड़कियों ने उसे ऑफर की थी, जिसे एवल शोलाबार नज़रों से देख रही थी। वो उठी और कायान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने पहले पीछे जाकर कायान की कमर पर अपनी गन रखी, जिससे कायान अलर्ट हो गया। इससे पहले कि कायान कुछ करता, एवल की सर्द आवाज़ गूंजी थी, ना 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 एसपी, हिलना नहीं वरना गोली चल जाएगी। एवल, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। एएसपी, आपसे बचना भी कौन चाहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और कायान के सामने आकर खड़ी हो गई। कायान को आज इन नीली आंखों में खुद का दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। ऊपर से इंतहा का खूबसूरत मास्क पहना हुआ था। केवल की आंखें भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसके गुलाबी होंठ जो नजर आ रहे थे, वो भी कायान का दिल खींच रहे थे। वो कायान का ध्यान अपनी तरफ बटा चुकी थी और मॉन्स्टर सरफराज को पकड़कर ले जा चुका था। कायान ने जल्दी से पिस्टल निकाली, चाही जो कि उसकी पॉकेट में होती थी तो मिलती ना। सामने देखा, अपनी पिस्टल को एवल के हाथों में देखकर वो हैरान हुआ था। अरे एसपी, तुम अभी एवल को जानते नहीं। वो कायान की पिस्टल ही उसके सामने लहराती बोलने लगी। म्यूजिक स्टार्ट हुआ था। एवल ने कायान का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। केवल का दिल जोरों से धड़क उठा, जबकि कायान तो उसकी बेबाक लड़की से तंग था। उसने इधर उधर अपने आदमी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो होते तो मिलते ना। हर जगह रश था। कायान को निकलने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी, ना ही उसे सरफराज नजर आ रहा था। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। एवल कायान के हाथ अपनी कमर में रखती हुई उसके साथ स्टेप करने लगी। कायान ने लम मीच कर उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जब केवल फुर्ती से अपना आप छुड़वाते थोड़ा पीछे हुई थी। दीवाना दीवाना, प्यार का दीवाना, प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। वो दोबारा से कायान के पास आती उसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी ब्लैक मैक्सी जो चमक रही थी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुश्किल से प्यारे मुश्किल से प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। कायान ने उसके बाजू पकड़कर अपने पास खींचा उसे। उसका मुंह दबोचते उसका मास्क उतारना चाहा, लेकिन वो अपनी टांग कायान की टांग पर मार चुकी थी, जिससे कायान जमीन पर गिरने लगा था। केवल ने कायान का गिरबान पकड़ते उसे उठाया था। दिल वो चाहे जिसे उसे ही पाना। एवं अपनी नीली आंखें कायान की ब्राउन आंखों में गाड़ती हुई बोली, प्यार वो यार जो नाम पर ही मिट जाए। कायान तो एवल को झटका देने से उसके साथ लगा था। कायान ने उसे धक्का दिया, जिससे वो थोड़ा दूर हटी। जान के बदले में जान लो नजराना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। एवल दोबारा उसके साथ लगती डांस करने लगी थी। प्यार कर दीवाना। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सरफराज को लेकर जा चुका था। गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। सरफराज तो नशे में धुत गाड़ी में बैठा था। तेज रफ्तार के साथ गाड़ियां चलती जा रही थी। अवल ने कान के साथ लगे एयरपीस में आवाज़ आई, जिसे सुनती अवल मुस्कुराई थी और कायान उसके गुलाबी होंठों को मुस्कुराता देख उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। अवल उसके पास और उसके कान के पास झुकती उसके होश उड़ा गई थी। तुमने सरफराज को बचाने का भी मौका गवा दिया, मुझे पकड़ने का भी। बाय बाय एएसपी। इससे पहले कायान को इसकी बात समझ आती, उसके आसपास इवल एक जिन की तरह गायब हो चुकी थी। वो रश को चीरता बाहर भागा, लेकिन वो ना वहाँ सरफराज था, ना ही इवल। शिट शिट यू, वो जोर से चीखा। डैम इट, डैम इट, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसे पता था उसका ये मौका भी नाकाम हो चुका है और कल सरफराज की लाश भी मिलेगी। सरफराज अंधेरे कमरे में बंद था। कोई उसे मार मार कर अधमुआ कर गया था। वो पूछता रहा, कौन है, क्यों है मार रहे हो। किसी ने भी उसे मारने के अलावा कुछ भी ना बोला। 2 घंटे बाद वो यहाँ बंद था। अभी भी कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। वो परेशान हुआ, कौन हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं। नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। इसके सामने एवल आई थी, जिसकी सिर्फ नीली आंखें ही नजर आ रही थी, बाकी चेहरा कवर था। चुप एकदम। एवल ने धार वाला चाकू उसके लबों पर रखा। एवल की आवाज़ जहर लग रही थी उसे। तुम लोगों के सामने जो लड़कियां चीखती हैं, तुम लोग छोड़ते हो इन्हें। एवल ने उसकी गर्दन पर छोटा सा कट लगाया था। खून की बूंदें उसकी गर्दन से निकलने लगी थी। ओह, आह, सरफराज दर्द से कहा। ओह, तो अब तुम्हें दर्द हो रहा है। पिछले तुमने एक
पिछले महीने तुमने एक 13 साल मासूम लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तुमने इस पर रहम किया था और उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया। वो फनकारते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? इवल इवल हूँ मैं। इवल का नाम सुनते सरफराज का गला खुश्क हुआ था। आंखें हैरत और खौफ से फैल गई थी। मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कैसे माफ़ कर दे कुत्ते? मेरे सामने माफ़ी मांगने से अच्छा जाकर उन लड़कियों से माफ़ी मांगो जो तेरे जुल्म का निशाना बनती खुदा को प्यारी हो गई हैं। इवल ने छुरी से उसकी आंख में मारी थी। खून तेज़ी से बहने लगा। अमान तो ये देखकर हैरान हुआ था इवल कितनी बड़ी जालिम है। सरफराज तकलीफ से चीख रहा था। अभी तो मॉन्स्टर के हाथों तुम्हारी मौत होनी है। मुझे तेरी चीखों से नफरत हो रही है, इसलिए मॉन्स्टर, बाकी का काम तुम्हारा। मॉन्स्टर ने अपना तेज धार चाकू निकाला था और उसके जिस्म के एक एक हिस्से को काटा था। उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। अगली सुबह उन्होंने कायान को सरफराज की लाश के टुकड़े भिजवा दिए थे और कायान अपने ऑफिसर के सामने शर्मिंदा खड़ा था। कायान की इवल से नफरत दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। उसे शर्मिंदा करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है कायान काज़मी? सर, हमारी सिक्योरिटी पूरी थी। पता नहीं कैसे ये इवल सरफराज को ले गई। वो शर्मिंदा सा अपने ऑफिसर के सामने बोल रहा था। लगता है केस कब किसी और को देना होगा। आपके बस का नहीं है ये। कायान काज़मी, नहीं सर, प्लीज़ एक और मौका दे दें। इंशाल्लाह आइंदा शिकायत नहीं होगी, वो परेशानी से बोला। एएसपी कायान, ये आपके पास लास्ट चांस है, वरना आपको इस केस से हटाकर हमें किसी और को हायर करना होगा। जी सर। वो जहन में इवल से बदला लेने के प्लान करता सल्यूट मारता चला गया। अव्वल फिर से अपनी मीटिंग रूम में मौजूद थी, जहाँ पर सरफराज की तस्वीरें भी लगी हुई थी। अव्वल ने मुस्कुराकर सरफराज की तस्वीर पर बड़ा सा कट लगाया। चलो, इस दुनिया से एक तो बुराई और ख़त्म हो गई। एवन ने मुस्कुराकर मॉन्स्टर से कहा तो मॉन्स्टर भी मुस्कुरा दिया। सिर्फ 5 लोग रह गए हैं और अगला नंबर किंग के बेटे अदील का था, जो कि अभी वो उसे जानते नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था। अदील ने खुद ही उनके चंगल में फंस जाना था। अदील, जिस लड़की का तुमने बोला था ना, मैंने नवाज से बात की है। कल तक वो लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद होगी। नवाज भी वहाँ बैठा खुश हो रहा था, लेकिन डैड, मुझे माला चाहिए, लेकिन बगैर किसी रिश्ते के नहीं। मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। नवाज ने हैरत से अदील की तरफ देखा, जो कि लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह बदलता है। वो उसकी बेटी से निकाह क्यों कर रहा है? अदील, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है? जब माल तुमको मिल जाएगा। किंग हरा मशरूब अपने अंदर उतारता अदील से कहने लगा, नहीं डैड, मुझे माला से निकाह करना है। ओके, ठीक है, फिर तुम कितने में अपनी बेटी हमें दोगे? किंग नवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। किंग, मेरी बेटी नहीं मानेगी। वो मसनूई परेशानी से किंग से कहने लगा। तुम अपनी बेटी की कीमत बताओ नवाज, बाकी हम जाने। और तुम्हारी बेटी, फिर वो तुम्हारी बेटी नहीं, हमारे बेटे की रखेल बन जाएगी। नवाज कुछ सोचता खुश होता और अपनी बेटी की 5 करोड़ की बोली लगा गया था, जबकि किंग अपनी बेटी की खुशी के लिए 5 करोड़ भी देने को तैयार था। और अदील तो बहुत खुश था कि अब माला उसकी हो जाएगी, और नवाज भी माला से अब बात करने का सोचा, वरना वो ज़बरदस्ती तो किंग ने माला को अपने बेटे के लिए ले ही जाना था, तो क्यों ना पैसे भी ले जाए। वो अपनी ही औलाद को बेच गया था, लेकिन किस्मत ने किया था ये वहाँ बैठे तीनों लोग ही नहीं जानते थे। तो चलो फिर, नवाज अदील की और माला की 2 दिन बाद शादी करते हैं। क्या ख्याल है तेरा? किंग, अब जैसे आप चाहें। आपको पता है ना, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। वो किंग का बदसूरत चेहरा देखते हुए बोला। डैड, मैं खुद माला से बात करना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते का बताना चाहता हूँ। किंग तो आज अपने बदले बदले से बेटे को देख रहा था, जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। किसी के जज्बात और रोने धोने से फ़र्क नहीं पड़ता था उस मुसल्ला लड़की की, जो अदील उसका आशिक बन गया था, और ऐसी बातें करता देख वो हैरान था। अदील ने माला का नंबर निकलवाया था। रात को अदील ने माला को कॉल मिलाई, जो सोई हुई थी। अपने नंबर पर आती कॉल से वो नींद भरी आंखों खोलकर अपने मोबाइल को गुस्से से देखने लगी। कौन है जिसे आधी रात को मेरा सुकून पसंद नहीं? वो गुस्से से कहने लगी। माला को अपनी नींद बहुत प्यारी थी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सो रही थी क्या? नहीं, खेल रही थी, वो दांत कुचकाते हुए बोली। अदील के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अच्छा, साथ मुझे भी खिला ले, मैं बोर हो रहा था, सोचा आपको कॉल कर लूँ। ओके, कोई बात नहीं। क्या कहना था आपने? वो दिल को इस टाइम कॉल करते देख हैरान हुई थी। कुछ ख़ास नहीं, वैसे ही। आप बताइए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ऐसे ही कितनी देर अदील और माला की बातें चलती रहीं। अदील ने शादी का बताने के लिए कॉल की थी, कितनी की कि माला की आवाज़ सुनता ही वो भूल गया था।
माला को भी अदील अच्छा लड़का लगा था और अदील तो माला की मासूमियत से बड़ी बातें उसका दिल ले गई थी। कितनी मासूम थी वो उसी की थी, उसकी माला। उसे बस वो लड़की चाहिए थी। उसका बाप उसे बेचते या ना बेचे, लेकिन उसे हर हाल में माला चाहिए थी। उसके दिल में माला के लिए जगह बनने लगी थी। सर, आज मैम को हमने एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा। कौन था वो? मॉन्स्टर ने सिगरेट होंठों से लगाते गंभीर लहजे में बोला। सर, वो अदील का नानी था। हमने सारा पता करवा लिया है। मुझे इस लड़के की और तुम्हारी मैम की एक एक खबर चाहिए, वो संजीदा लहजे में बोलता अगले बंदे का सांस खुश्क कर गया था। जी जी सर, वो कहकर भागा था। चलो भालू, फिर तो तुम बहुत लोगों से मिल रही हो आजकल। अपने जावी से भी मिल लो, तुम्हें अपने पास भी ले आते हैं। वो उठता तैयार होकर कमरे से निकल गया। खयान जो अपने ऑफिस में बैठा था, एवल की कॉल आते देखकर उसके जबड़े तने थे, लेकिन फिर भी वो कॉल उठा गया था। हेलो एएसपी एवल। एएसपी एवल की मीठी आवाज़ कायान को आग की तरह लगी थी। एवल ने इसका मजाक उड़ाने के लिए कॉल की थी ताकि उसकी बेबसी का तमाशा देख सके। एवल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। एएसपी, आराम से। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा इश्क है आप। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती बोली, जो कि कयान को जहर लगी थी। एवल की बात सुनते कयान के जहन में ऐन का ख्याल आया। एएसपी, सुना है आप शादी कर रहे हैं? ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना? एएसपी, इश्क मैं आपसे करती हूँ, शादी आप किसी और से कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना? हाँ, कर रहा हूँ शादी, और मैं बहुत खुश हूँ। कयान भी गुस्से से बोला। कौन सी बिला वजह उसको चिमट गई थी? कौन सी बला उसे बिला वजह चिमट गई थी? एएसपी, मुझ जैसी मासूम और नाजुक दिल तोड़ते हुए आपको तरस नहीं आता? कितने जालिम हैं आप? अव्वल शरारत लहजे में बोली। बकवास बंद करो अपनी अव्वल, और अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कौन कमबख्त कहता है आप मुझे छोड़िए? इससे पहले केवल कुछ बोलती, कायान ने खट्टाक से काल बंद कर दी। उफ, अब फिर से एक मासूम लड़की मेरे हाथों मरेगी। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे कायान की ना होने वाली दुल्हन। वो कुर्सी से टेक लगाते आंखें मूंद गई। मॉन्स्टर माला के रूम में पहुंच चुका था। वो जो मोबाइल के साथ ही बिजी थी, खिड़की से ज़ायार को आते देख हैरान हुई थी। 3 दिन से वो इसके पास नहीं आया था। अब वो इसके बारे में सोचती ही नहीं थी, लेकिन आज उसे आता देख वो हैरान हुई थी। क्या हुआ मेरे भालू, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, वो बस मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जावजात चिल्लाता उसके पास आया। तुम्हारी इज्जत लूटने आया हूँ, क्योंकि मैं तो एक जनी हूँ। मॉन्स्टर के ये अल्फाज माला की आंखों में नमी लाने का सबब बने थे। माला ने ज़ोर से अपने लब काटे, लेकिन वो माला की आंखों में नमी देखकर भी इग्नोर कर गया, क्योंकि उसे अब बहुत गुस्सा था। वो दिल के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रही थी, उसे क्यों मिल रही थी? उसका जबड़ा दबोचते बोला। आजकल बहुत मुलाकातें हो रही हैं दिल नामी लड़के से। जाओयार ने अपनी सब्ज नीली आंखों में गाड़ते हुए उसका गला खुश्क हुआ था। वो हैरान हुई थी कि उसे कैसे पता चला। वो किसी से मिल रही है जिससे वो बिल्कुल दंग होकर रह गई थी। वो बस मेरा दोस्त। भालू, तुम्हारे बाप के सामने मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, और इसके बाद सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूँगा, सब कुछ। और तुम ये सोचकर हैरान मत हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तुम्हारे एक एक सेकंड की खबर होती है कि तुम कहाँ जाती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो। जबकि जबकि माला खौफ से ज़ाओयार को देखने लगी थी। और अगर मैं ना जाऊं, तो माला ने अपना मुंह छुड़वाते हुए ज़ाओयार से कहा, क्योंकि मेरे हाथ। क्यों, मेरे हाथों से मरना चाहती हो? ज़ाओयार ने माला की गर्दन पर एक लकीर खींची, जिससे उसका गला कट रहा था। पीछे हो ज़ावी, उसे धक्का देते हुए गहरे सांस ले रही थी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊं। प्लीज़ ज़ावी, मुझे नहीं जाना, वो डरते हुए बोली। भालू, ज़ावी नहीं, ज़ाओयार हूँ मैं। और क्या हूँ मैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा, और जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। कल मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। भालू, वो ये कहता हुआ चला गया। ज़ाओयार के जाने के बाद माला उठकर नवाज़ के कमरे में चली गई। पापा। जी बेटा। नवाज़ जो माला के बारे में ही सोच रहा था, माला को किसी अदील से शादी करने के लिए राज़ी करे, लेकिन माला को अपने कमरे में इस टाइम देखकर हैरान हुआ था। वो ज़ाओयार फिर आया था। माला ने रोते हुए नवाज़ को बताया, मुझे ले जाएगा पापा वो।
वो कहता है उसकी अमानत हूँ मैं, वो मुझे ले जाएगा। माला हिचकियों समेत रोते हुए नवाज़ को बताने लगी। बेटा, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे आ सकता है? नवाज़ ने हैरानगी से कहा, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में कोई कैसे उसके घर में आ सकता है? लेकिन वो अभी ज़ाओयार को नहीं जानता था। उसकी सिक्योरिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो, उसकी सिक्योरिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माला माला नवाज़ के सवाल पर चुप रही और नवाज़ के सीने से लगकर रोने लगी। पापा, वो आपका बदला मुझसे लेने आया है। जी, मुझे नहीं जाना उसके साथ, प्लीज़। पापा वो हिचकियों समेत रोने लगी। अभी तो वो नहीं जानती थी कि जिसको वो अपना दुख दर्द हमदर्द समझकर अपना दुख बता रही है, वो उसको 5 करोड़ के बदले में बेच चुका है। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, वो प्यार का नाटक करते हुए माला से कहने लगा। अगर यार उसे ले गया तो फिर किंग मुझे मार देगा, वो और 5 करोड़ भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। और उसका बेटा अदील नवाज़ परेशान हो गया था। एक तरफ 5 करोड़, एक तरफ जाओ यार माला के पीछे पड़ गया था। उसने कुछ सोचते हुए माला से बात शुरू की। बेटा, वो अदील तुम तो जानती हो ना इसे। उसने प्यार से माला के सर पर हाथ फेरते हुए माला से बोला। माला माला ने नवाज़ की तरफ देखा। जी पापा, 2 दफ़ा ही मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन आपने उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या आप उसे जानते हैं? बेटा, अदील के वालिद मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने आज तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अगर तुम जाओ यार के पास नहीं जाना चाहती तो जल्दी जल्दी से तुम्हारी शादी अदील के साथ करवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, प्लीज़ प्लीज़ पापा, मैं तो अदील को भी सही से नहीं जानती। बेटा, मैं अदील को कह देता हूँ कि बस कल तुम्हारे साथ निकाह करेगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और अदील बहुत अच्छा लड़का है, मेरे दोस्त का बेटा है। नवाज़ तो बड़ी शराफत से माला से बात कर रहा था। नहीं पापा, वो आंखें फाड़े नवाज़ को देखने लगी कि उसके बाप को क्या हो गया था जो इतनी जल्दी उसकी शादी करने लगा था। उसने तो जाओ यार के बारे में बताकर गलती की है। मैंने कह दिया ना, जाओ जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोले थे। वो किसी तरह भी माला को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वो खुद परेशान थे कि अगर जाओ यार माला को ले गया तो कहीं किंग उसे मौत के घाट ना उतार दे। ये शादी ना करवाई तो उसकी मौत पक्की है। वो इन्हें और उसे 5 करोड़ भी नहीं मिलने थे तो माला के बदले में। माला रोते हुए अपने कमरे में भागी। वो बचपन से जानती थी उसके बाप को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो अभी तो उसके साथ दिए अभी तो उसका साथ दे सकता था ना, उसे बचा सकता था। लेकिन नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। मुझे ज़ाओयार से शादी करनी है ना, अदील से। मैं घर से भाग जाती हूँ, वो खुद कहीं चली जाऊँगी। वो सोचते सोचते अपना बैग पैक करने लगी। वो पीछे एक खत लिखाई थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। हम कुछ दिन शहर छोड़कर जा के कुछ दिन आज़ादी से रहना चाहती है, तो आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करिएगा। चोरी चोरी वो घर से निकल गई। सर, मैम अभी एक बैग पकड़े घर से निकली है। मॉन्स्टर के एक आदमी ने मॉन्स्टर को खबर दी, जो कि माला की रखवाली के लिए रखा गया था। क्या मतलब? कहाँ? ऐसे अकेले नहीं, मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकता। वो जल्दी से उठता बाहर भागा। 10 मिनट बाद वो माला के पास था, जो बस स्टॉप पर खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। किसी ने पीछे से रुमाल नाक पर रखा और इसके बाहों में वो झूल गई थी। नायला बहुत दिल से सारी तैयारियां कर रही थी। आखिर उसके बेटे की शादी थी। ऐन के जाने के बाद अब वो खुश थी, लेकिन ऐन की कमी तो हमेशा महसूस होनी थी। बेटा, कल तुम्हारी मेहंदी है, तुमने कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। बेटा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी है मामा, जिसे मैं करना चाहता हूँ उससे तो हुई ना। नायला ने बेबसी नज़रों से कायान की तरफ देखा। बेटा प्लीज़ मामा, मैं थक गया हूँ। ये मेहंदी वगैरह का फंक्शन का ड्रामा करना ज़रूरी नहीं है, सादा सा निकाह कर लेते। वो बेदिली से बोला। बेटा, तुम्हारी शादी दिल से नहीं हो रही, लेकिन इस लड़की का तो अमान है ना। और प्लीज़ इस लड़की की जिम्मेदारियों में कोई कोताही मत करना। मुझे शर्मिंदा मत करना, और ना ही मेरी परवरिश पर कोई सवाल आने देना। हाँ प्लीज़, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा प्यारा बच्चा। नायला ने उसका माथा चूमा तो इधर ही नायला की गोद में वो सर रख के लेट गया। सुबह माला की आंख खुली तो खुद को अनजान कमरे में पाया। पहले तो वो गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी। समझ आया तो जल्दी से उठकर बैठ। मैं तो रात को जा रही थी। उफ खुदाया, कमरे में देखा कोई नहीं था। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था और जोर खोलो मुझे कोई, वो ज़ोर से चिल्लगी। और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे 3 लोग, इवल, मान और मॉन्स्टर की नज़रें दरवाजे पर गईं। लो जी, उठ गई हमारी भाभी, अमान ने शरारत से कहा तो मॉन्स्टर ने उसे घूरा। हाँ तो घूर क्यों रहे हो भाभी, तो बोला है। जाओ यार उसकी बात को इग्नोर करता उठकर कमरे में चला गया और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर माला ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जाओ यार को अंदर आता देखो। जावी, वो मुंह में बड़बड़ाई।
डार्लिंग उठ गई। वो कदम ब कदम उसके पास आने लगा। डार्लिंग तुम कल रात कहाँ भाग रही थी? जाओ यार सर्द लहजे में माला से पूछता उसे खौफज़दा कर गया था। माला का पूरा चेहरा आंसुओं की वजह से भीगा हुआ था। प्लीज़ ज़ाई मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारा ज़ावी नहीं हूँ। मैं ज़ाओ यार हाशिम खान हूँ, समझी? वो धाड़ा था जिसको तुम्हारे बाप ने सिर्फ दौलत की खातिर मार दिया था। वो मुझे भी दौलत की खातिर जलील किया। ये गलत है, मेरे बाबा ने तुम्हें नहीं मारा था। और ताई को? हा हा, यू फुलिश गर्ल, बकवास बंद करो अपनी। जाओयार ने माला की गर्दन पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया कि माला की आंखें बाहर आने को थी। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के किए की सजा दूंगा डार्लिंग, और ख़बरदार तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की। वो अपनी सब्ज आंखें मासूम नीली आंखों में गाड़ता हुआ बोला। अभी थोड़ी देर में हमारा निकाह है, चुपचाप निकाह कर लेना। उसकी गर्दन छोड़े, वो आम लहजे में बोलता माला का सांस रोक गया था। वो जो गहरे गहरे सांस लेकर अपना सांस ठीक करने की कोशिश कर रही थी, वो दोबारा से अटक गया था और फटी फटी आंखों से जाओयार को देखने लगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। माना कि इस दिन मेरी मामा ने गलत किया था और उन्हें सज़ा भी मिल चुकी थी, लेकिन मेरे पापा मुझे इस वक्त सूरत हाल में नज़र नहीं आया। वही जो नज़र आया मैंने वही समझा। वो अपने ज़िद्दी अंदाज में बोलकर जाहियार के गुस्से को हवा दे गई थी। बात सुनो माला बेबी, अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम और तुम्हारे बाप ने वैसे भी तुम और तुम्हारे बाप तो मुझे जानी समझते हो ना, तो क्यों ना फिर माजी दोहराया जाए। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता माला को साकिन कर गया। नहीं नहीं, प्लीज़ आओ यार, प्लीज़। वो हिचकियों समेत रोने लगी। क्यों डार्लिंग, डर लग रहा है? मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ ना कर लूँ? वो इसकी थोड़ी के खाम को छूकर बोल रहा था और माला के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे घर जाना है। वो उसे पीछे धक्का देती कहने लगी, लेकिन जाओ यार बगैर उसकी बात सुने उसकी गर्दन पर झुक कर दांत काट गया था। आह, उसके 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 मुंह से एक सिसकी निकली। उसे उम्मीद नहीं थी जाओ यार उसके साथ ऐसा करेगा। प्लीज़ प्लीज़ जावी। नाना डार्लिंग, तुमने क्या समझा था मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? भालू, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से और तुम्हारी वजह से जो मैं जलील हुआ हूँ, बदनाम हुआ हूँ ना, इसकी कीमत अब तुम और तुम्हारे बाप को चुकानी पड़ेगी ना। उसका दुपट्टा उतारते बेड पर फेंकते उस पर झुका था कि माला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ पीछे हो जाओ जाओ यार। वो जाओ यार को खौफज़दा नज़रों से देखकर पीछे करने लगी। निकाह के लिए राज़ी हो तो बता दो, वरना वरना अब तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी इधर ही निकल जानी है। जब तक मैं ना चाहूँ, वो संजीदा लहजे में बोलकर माला का साथ सीने में अटका गया था। मैं तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो। उसके आगे हाथ जोड़ गई थी, जबकि जाओ यार उसकी हालत देखता पीछे हुआ। 10 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को तैयार करो डार्लिंग, क्योंकि बाद में ये जानी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी माँ की तो नाजायज़ तरीके से इज्जत लूटी थी, तुम्हें मैं जायज़ तरीके से लूटूंगा। वो माला के कपकपाते वजूद को इग्नोर करते अपनी कह कर चला गया, जबकि माला वहीं बेड पर बैठी रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद इवल कमरे में दाखिल हुई। माला किसी लड़की को देखकर जल्दी से उसके पास गई। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकालें। लेकिन इवल तो खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की को देख रही थी जो बेहद खूबसूरत थी। कहाँ मॉन्स्टर के हाथ लग गई थी। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। वो अपने आप को तख्ता पाकर दोबारा से बोली। अभी इवल कुछ बोलती कि पीछे से अमान और जाओ यार अंदर दाखिल हुए। माला तो जाओ यार से काफ़ी खौफज़दा हो चुकी थी। उसने जल्दी से इवल का बाजू पकड़ लिया था, जिससे इवल के खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। माला, ये मेरी बहन है हुरैन काज़मी, ये मेरा भाई है अमान मलिक, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे डार्लिंग। जबकि वो बहन भाई वाली बात पर हैरान हुई थी कि तुम ये मत सोचो कि ये बहन भाई कहाँ से आ गया। बस इतना जान लो कि मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। माला ने बेबसी से इवल की तरफ देखा, जो दिखती इवल अपनी कदमें उचका गई थी। माला एक नज़र अमान को देखा। अमान ने जब माला को देखा तो उसकी तरफ खुद को तकते पाकर जल्दी से अमान इधर उधर देखने लगा, जैसे कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को देखने के अलावा अमान के पास कोई और काम ही नहीं है। उसकी इस हरकत से माला ने दांत कचकचाए। फिर क्या था? ज़ोर ज़बरदस्ती से सही माला नवाज़ खान से कशमाला जाओ यार हाशिम बन गई थी। वो कैसे पूरी ज़िंदगी जाओ यार की नफ़रत के साथ गुजारेगी? उसके पापा परेशान हो रहे होंगे कि वो क्यों घर से निकल गई थी। वो अभी तक इस बात पर पछता रही थी, क्योंकि
अब पछता के क्या फ़ायदा जब टाइम ही गुजर जाए। ज़ाविया और अमान बाहर चले गए थे, बस एवल ही कमरे में मौजूद थी। माला देखो, मैं जानती हूँ जिस तरीके से ज़ाविया ने तुमसे शादी की है वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं उसे जानती हूँ और उसके सारे राज़ों से वाकिफ़ हूँ। वो तुमसे कितना प्यार करता है मैं अच्छे से जानती हूँ। इससे तुमसे प्यार है, तुम दोबारा अपने बचपन वाला ज़ावी बना सकती हो उसे। और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, वरना मॉन्स्टर मेरी जान ले लेता। अव्वल ने मुस्कुराकर माला से कहा, लेकिन माला तो किसी और ही सोच में गुम थी। माला तो बस साओ यार की बातों में उलझी हुई थी। वो जो जाते-जाते कह गया था कि वो किसी काम से जा रहा है, उसके आने से पहले चेंज नहीं करना और ना ही सोना। मैंने जायज़ तरीके से इज़्ज़त लूटनी है। अव्वल उसके सामने कितनी ही बातें करके चली गई थी। आज उसे भी तो अपनी आन की दुल्हन के ऊपर पहुँचना था। पीछे माला भी ज़ाओ यार से डरती इधर ही टेक लगाकर लेट गई। सर, बीबी जी रूम में नहीं है। एक मुलाजिम भागता हुआ नवाज़ के पास आया था। क्या मतलब? माला कमरे में नहीं है। वो जल्दी से नाश्ता करते हुए उठा और इधर ही कहीं होगी, दोबारा से ढूंढो। नवाज़ परेशान हो गया था कि माला कहाँ चली गई। रात तक तो कमरे में ही थी, पूरा घर छान मारा लेकिन माला नहीं मिली। उसका नंबर भी बंद था। लेकिन नवाज़ को माला के कमरे में एक ख़त मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि वो घर छोड़कर जा रही है। ना वो ज़ायार से शादी करना चाहती है और ना ही अदील से। इसलिए मेरे घर छोड़कर जा रही हूँ और आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी ना करिएगा। ये ख़त पढ़ते नवाज़ अपना सर थाम कर बैठ गया था। नवाज़ तो परेशान हो गया था कि वो किंग को क्या जवाब देगा। अगर किंग ने उसे मार दिया तो वो ज़िंदगी की खातिर, दौलत की खातिर अपनी बेटी को भी देने तक राज़ी हो गया था, लेकिन अब वो सर हाथों में थाम कर बैठ गया था। सर, आपने इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, वो मिल गई है। वो लड़के का नाम अदील गिलानी है। क्या? अदील गिलानी? मतलब? एवल और मॉन्स्टर जो साथ बैठे थे, अदील गिलानी का लफ्ज़ सुनते ही वो सीधे हुए। एवल, जो हम सोच रहे हैं ये किंग का बेटा तो नहीं है? मुझे नहीं पता मॉन्स्टर, लेकिन बस एक बार मैंने हल्की सी किंग की एक झलक देखी थी, जब वो बाबा को मारने आया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नहीं मिला और अब फिर से हमारा सामना होगा मॉन्स्टर। इस दफ़ा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एविल की ब्राउन आंखों में सर्द महरी आई थी। जाओ यार, तुम जाओ अंदर। माला तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। हमारी कोई पसंद की शादी नहीं हुई कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो रिवायती दुल्हन की तरह वो मेरे बेड पर बैठी होगी। मॉन्स्टर प्लीज़, वो बहुत मासूम है। इतनी अजियत मत देना कि वो टूट जाए। गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। एविल की बात सुनते मॉन्स्टर की सब आंखें चमकी। गलती की माफ़ी होती है एवल, गुनाह की नहीं। जाओ यार, ये कहता उठकर कमरे में चला गया, जबकि एवल गलानी की नाम पर फिर से सोचने लगी। जाओ यार रूम में क्या, वहाँ बेड पर ही माला को मासूमों की तरह सोया देखा तो उसके लब पे मुस्कुराहट आई। कितनी मासूम लगती है ना मेरे भालू, लेकिन तुम एक मॉन्स्टर की कैद में आई हो, जो कि बहुत गलत है तुम्हारे लिए। नज़रों की तपश थी या कुछ और? माला की एकदम आँख खुली और ज़ायार को अपने इतने नज़दीक देखकर वो खौफज़दा हुई थी। अरे मेरी डार्लिंग, तुम तो मेरे सारे ख्वाब तोड़कर सो रही थी। ज़ायार उस पर झुकते हुए माला को कह रहा था, जिससे माला डरकर पीछे को खिसकी। अभी तो तुम्हें ज़ानी का मतलब बताना है ना डार्लिंग। उसके बालों की लट कान के पीछे करता अपने दांत गाड़ गया था, जिससे माला की सिसकी निकली थी। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। जाओ यार, उसकी सुने बगैर उस पर उठा। चलो भालू, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, अपने कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर गोल्डन नाइट मनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हमारा निकाह हो चुका है, तो मेरे साथ ही रहोगी तुम। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो अपने खौफ को एक साइड पर रखती ज़ोर से बोली, जबकि ज़ाओया ने उसकी हिम्मत को दाद देते हुए एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जैसा कह रहा हो दोबारा कहना। जबकि माला ये बात कहकर अपने लब अपने दांतों तले चबाने लगी। याज़ा ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो कई कटी डॉल की तरह उसके सीने से लगी। तुम्हें तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी भालो हो। चाहे तुम्हें बदला लेने के लिए शादी की है, लेकिन मेरे बचपन का प्यार हो, जिसका इंतज़ार मैंने 7 सालों से किया है, वो दिन आ गया है। तो अब क्यों नहीं जाने दूँ? तो अब क्यों जाने दूँ मैं तुम्हें? तुम मेरा जुनून हो माला, और अगर इधर से भागने की कोशिश की तो यकीन करो, मेरे गार्ड इसी वक्त तुम्हें भूखे कुत्तों की आगे फेंक देंगे। माला तो उसकी ऐसी बातें सुनकर काँपने लगी। प्लीज़ आवी, क्या चाहते हो? उसको दूर करती कँपकँपाते लहजे में गोया हुई। तुम्हें चाहता हूँ बालू। वो माला को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। वही जो एक शौहर नई नवेली दुल्हन से चाहता है। वो ये बोलता माला के होश उड़ा गया था। ऐसी बात से माला का चेहरा लाल हुआ, उसके जान लबों पर आ गई थी। यार तो उसका लाल चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। सावी की बालों कितनी खूबसूरत थी, उसे आज पता चला था। शादी तो उसने बदले के लिए की थी, लेकिन उसे अपने आप
इरादे अब टूटते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन वो नवाज़ को तो किसी हालत में माफ़ नहीं करने वाला था। वो औरतों पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था, वो अपने भालू पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन जो माला ने उसके साथ किया था उस पर यकीन ना करके उसका यकीन तोड़ा था। उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलने वाली थी, लेकिन हाथ उठा के नहीं, अपने तरीके से। लेकिन अगर अभी उसने उससे दूर जाने की कोशिश की तो उसे सज़ा ज़रूर दे सकता था, और ये बहुत जल्द होने वाला था। उसे पकड़ता रूम में ले गया और वो खींची उसके साथ चली गई। वो कमरे में जाकर ज़ाओ यार ने माला का हाथ छुड़वाया और संजीदगी से बोला। माला ने वार्डरोब खोली तो सामने अपने लिए इतनी ड्रेसेस देखकर वो हैरान हुई थी। हर चीज़ उसकी पसंद थी। स्पेशल पठानी फ़्रॉक को वो बहुत पसंद करती थी। बचपन से वो लाकर रखी हुई थी, लेकिन अभी वो डर रही थी वो क्या पहने। वो अभी देख रही थी कि अपने पीछे ज़ाओ यार की मौजूदगी महसूस करके सांस रोक गई थी। वो आगे बढ़ता उससे लाल रंग का शॉर्ट फ्रॉक निकालता उसने पकड़ो, ये पहनो। वो रोती धोती नज़र ना आओ। मुझे उसके गाल पर हल्का सा दांत से कट लगाता पीछे हुआ, जिससे माला की सिसकी निकली। वो जल्दी से फ्रॉक पकड़ते बाथरूम भागी, और ज़ाओ यार ने माला की पुश्त संजीदा नज़रों से देखा। वो बाथरूम से बाहर आई तो ज़ाओ यार कमरे में मौजूद नहीं था। वो भाग कर सोफे पर कंबल लेकर लेट गई। आंखें मूंद मूंद के कभी भी ज़ाओ यार के साथ एक बेड पर नहीं सो सकती वो। ज़ाओ यार उसके लिए खाना लेकर आया तो उसे सोफे पर लेटे देखकर उसकी आंखें लाल हुई थी, यानी कि अभी भी उसे इज्जत लूटने वाला समझ रही थी। उ- उसकी इजाज़त के बगैर उसे हाथ लगाएगा। वो गुस्से से टेबल पर रखते आगे बढ़ा। माला उठो। फिर से वो गुस्सा ज़ब्त करते तहम्मुल से बोला, मगर वो वैसे ही लेटी रही। मुझे पता है भालू तुम जाग रही हो, चलो अगर नहीं भी जाग रही तो अपने तरीके से जगा देता हूँ। इससे पहले कि उस पर झुकता, माला झट से उठी थी। उसे जल्दी से उठता देख ज़ाओ यार के लबों पर मुस्कुराहट आई। बड़ी जल्दी उठ गई, उठाने की तो मुझे उठाने तो देती। माला माला जल्दी से इधर उधर देखने लगी। मुझे वहाँ नहीं सोना। वो आंखों में डर लिए उससे कहने लगी। क्यों, अभी भी डर है कि मैं तुम्हें इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ ना लगा दूँ? उसका बाजू दबोचते बोला। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो जल्दी से डरते डरते बोली। चलो आओ खाना खा लो, फिर मुझे कहीं जाना भी है। माला फिर डर के मारे मज़ामत भी नहीं की थी उसने। वो वैसे ही बोझ लग रही थी। एक ज़रूरी काम है, मेरे आने तक तुम बेड पर ही मुझे मिलो। ये सोफ़ा वोफ़ा मुझे नहीं खेलना, आई समझ? वो साथ साथ अपने आराम से उसे खाना खिलाते हुए बोला। वो डर के मारे चुपचाप खाना खाती रही। जब पेट भर गया, खाना खा लिया, तो उसे एक नज़र देखता चला गया और इसी वल के साथ कहीं जाना था। पीछे माला बेड पर दबक कर लेट गई। कायान की मेहंदी का फंक्शन भी हो गया था, लेकिन वो खुश नहीं था। जिसके साथ शादी करना चाहता था वो तो मौजूद नहीं थी। नाला भी उदास थी, लेकिन उसे अपने बेटे की शादी करनी थी। वो कब तक कैन का इंतज़ार करते। सड़क पर एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलती आ रही थी। अंदर बैठे दो इंसान के चेहरे पर सफाकियत और शैतानियत से भरपूर तासरात थे। एक घर के सामने गाड़ी रुकी थी। इवल ने घर को देखा, उसकी आंखें निकलने लगी थी। मॉन्स्टर, तुम यहाँ रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। जल्दी आना इवल, तुम्हें पता है ना मेरी दुल्हन मेरा घर में इंतज़ार कर रही है। एक साइड मुस्कुराहट से वो मॉन्स्टर बेहद वजीहा लग रहा था। हाँ हाँ पता है, फ़िक्र मत करो, बस 5 मिनट का काम है। वो ब्लैक सूट पहने, फुल मास्क लगाए, जिससे बस उसकी ब्राउन आंखें नज़र आ रही थी। वल एक कमरे में पहुंच चुकी थी जहाँ एक लड़की मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी बहुत खुश थी। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई। वो लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगी कि कौन है। वो लड़की डर के मारे बोली, कौन? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। किसको खबर कौन है वो? अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ये आवाज़ सुनकर वो लड़की थर थर कांपने लगी। इवल इवल ने अपना चाकू निकालकर उस लड़की के होंठों पर रखा। वो लड़की मेहंदी के ड्रेस में सामने खड़ी सफाक लड़की के सामने कांप रही थी। तुम्हें मेरे इश्क से, इवल के इश्क से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस लड़की को तो सामने खड़ी मौत नजर आ रही थी। उसकी बातें वो सुन कब रही थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तुम क्योंकि तुम गुनाहगार नहीं हो, लेकिन तुम बेगुनाह भी नहीं हो। मैंने क्या किया है? वो लड़की हिम्मत करती बोली। मैं तो क्या? इस लड़की का इतना ही कहना था कि अमल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे दे मारा। उसका सर ज़ोर से सामने दीवार के साथ लगा। वो वहाँ गिर गई। सर से खून निकलने लगा। एमल ने अपना चमकदार चाकू निकाला। इतनी तेज़ चमक कि उस चाकू के ऊपर लिखा बड़ा सा एवल किसी ना लिखा चाकू के ऊपर लिखा नाम एवल किसी को भी खौफ में मुबतला कर देता था। वो लड़की एवल को अपनी तरफ बढ़ते देख खौफ से आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। वो आराम से उसके पास बैठ के और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और लड़की के सर से खून निकल रहा था।
तुम्हें मेरे इश्क को अपने हाथों की लकीरों में लिखना चाहना था ना, तो ऐसा करते हैं। जिन हाथों की लकीरों में मेरा इश्क है, इन लकीरों को मिटा देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों की लकीरों में अपना चाकू को चलाने लगी थी। उस लड़की की जब्त के मारे चीखें दब गई थी। कुछ देर बाद तुम पुरसुकून हो जाओगी। उसके हाथ खून से भर चुके थे। वो एक एक करके उसके हाथ पर चाकू को चलाते उसके हाथ को जख्मी कर चुकी थी। वो लड़की दर्द ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो चुकी थी। ये तो बेहोश हो गई। हेवल ने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली जो कि इलेक्ट्रिक शॉक थी। हेवल उसे बस तब इस्तेमाल करती जब किसी इंसान को ज़िंदगी और मौत के बीच लटकाना हो, वरना वो सीधा अपना तेज़धार चाकू इस इंसान के दिल पर वार करती और इंसान दूसरा अल्फज़ बोलने से कासिर हो जाता था। हेवल ने पहले उसे थप्पड़ मारकर होश में लाना चाहा। वो लड़की होश में थी और लड़की इस डिवाइस को देखकर खौफज़दा नज़रों से हेवल को देखने लगी। हेवल ने बगैर उसकी नज़रों को देखे वो डिवाइस उस लड़की की गर्दन पर लगा दी और लड़की तड़प उठी। 10 सेकंड के बाद उस लड़की का वजूद साकिन हुआ था। हेवल मुस्कुराती उसको छोड़कर उठ गई थी। शुक्र करो तुम्हें मैंने मारा नहीं। तुमने मेरे इश्क पर नज़र रखकर बुरा किया था। अब तुम जाओ सीधा कमरे में या ऊपर। वो सीटी मारती जैसे आई थी वैसे ही चलेगी। पीछे से उस लड़की का जिंदा लाश वजूद पड़ा था। बड़ी देर कर दी। वो तुम्हें पता भी है ना मुझे जाना है अपने बालू को देखने। मॉन्स्टर ने मसनूई गुस्से से एवल से बोला। एवल उसकी बात इग्नोर करते गाड़ी में बैठ गई। मॉन्स्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा कार ड्राइव कर रहा था। एवल तुम उसकी खातिर अब तक 2 बेगुनाह लड़कियों को जिंदा नाश बना दिया है। तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती? मैं जाऊंगी उसके पास मॉन्स्टर, बहुत जल्द, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं ना तो इस दुनिया में वो किसी का नहीं। ये एवल का वादा है। कब जाओगी? लेकिन एवल खामोशी के साथ सीट के साथ सर टका गई। मॉन्स्टर समझ चुका था कि वो मज़ीद बात नहीं करेगी। वो भी खामोशी से ड्राइव करने लगा। अब सुकून की नींद आएगी मुझे। एवल अपना काम ख़त्म करते सुकून से बेड पर आकर कायान की तस्वीर को अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत बसाए देखने लगी थी। आन। कितने अरसे बाद उसने अपने आन को पुकारा था और फिर एवल ने अपने लब कायान की तस्वीर पर रख दिए। आप सिर्फ मेरे हैं। मैं कहती थी ना आप सिर्फ मेरे हैं और किसी का होने नहीं दूंगी आपको। आपको पता है मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूँ। अब आपकी शादी भी नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी में आपकी ऐन को वापस आना चाहिए ना, आपको पाने के लिए। अब उसकी बातों में जुनून था कायान को पाने का। वो कितनी ही कायान की तस्वीर को देखते बातें करने लगी थी। कितनी ही देर बाद वो कायान की तस्वीर से बातें करते करते सो गई। जाओ यार वापस आया तो माला को बेड पर सोए देखकर उसके लबों पर रही थी। उसने चेंज किया और माला के साथ बेड पर जाकर लेट गया और गिर्द हसार बांधकर उसकी सुनहरी बालों को की खुशबू अंदर तक उतारने लगा। माए भालू। माला जो उसके खींचने पर ही उठ गई थी, उसके सीने से लगती वो थोड़ा दूर होने लगी थी। सो जाओ भालू, क्यों मुझे आजमा रही हो? अब तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब भूल जाऊंगा, जानी बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें भी फिर सोने नहीं दूंगा। बेहतर है मुझसे दूर मत हो, भागो। और ना ही तुम भाग सकती हो। उसके गंभीर लहजे से माला रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। वो जल्दी से उसके सीने से लगते ही आंखें मूंद गई। जो तुमने मेरे साथ किया ना माला, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें इसकी सजाएं ज़रूर दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। उसे देखते देखते उसके गिरदा सांध कर आंखें मूंद गया। अगली सुबह कायान वालों के पास लड़की की खबर मिल चुकी थी। नायला और कायान तो परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हो गया। पता करवाने पर मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हार्ट अटैक हुआ है और वो कोमे में चली गई है। कायान की शादी वहीं रुक गई थी और नायला के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। कितनी खुश थी वो, लेकिन ये किस्सा भी एवल की वजह से तमाम हुआ था। ऐसे कैसे वो भाग सकती है? नवाज किंग तो धाड़ रहा था और साथ बैठा दिल गहरी सोच में था। उसकी माला भाग गई है? क्या वो इसे शादी नहीं करना चाहती थी? नवाज मेरी ही गलती है जो नवाज तेरी बेटी से शादी करने का सोचा। उसे उठवा लेता तो आज वो मेरे बिस्तर पर होती। अदिल भी गुस्से से बोला। नवाज भी परेशान था कि कहीं किंग उसे मार ही ना दे। किंग, मैं आपका वफादार हूँ। मैं मना कर सकता हूँ आपको। पता नहीं रात को तो घर में थी, पता नहीं कहाँ चली गई अब। तुझ पर यकीन है नवाज, वरना इस वक्त तेरी लाश यहाँ पड़ी होती। मेरे बेटे को तेरी बेटी चाहिए, जहाँ से मर्जी ला कर दे, ना वरना तू भी मारा जाएगा। तेरी बेटी को तो ढूंढ ही लेंगे। उसका इतना बुरा हाल करेंगे कि तेरी बेटी का जैसे तेरी बीवी का किया था। नवाज थूक निकलते हाँ में सर हिलाकर चुप करके बैठ गया और दिल ही दिल में माला को और खुद को कोसता था। माला का ध्यान क्यों नहीं रखा उसने? अदिल गुस्से से उठकर बाहर चला गया। वो पछता रहा था उसने माला को क्यों नहीं अपने पास रखा। उसे ढील दी, वो हाथों से निकल गई। वो गुस्से से गाड़ी चलाता जा रहा था। सामने से आती गाड़ी को ना देख सका। उसकी टक्कर दूसरी गाड़ी हो गई। लहरैब आज खामोश बैठी थी, वरना वो तो सारे कमरे और स्टाव को सर पर उठाए रखती थी।
सफ़ीर जो लेट हॉस्पिटल आया था लैरैब को खामोश देखकर परेशान हुआ था। क्या हुआ माय फ्रेंड? उसके पास बैठता हुआ एंजल। लैरैब की आवाज़ में नमी थी। क्या हुआ फेरी? मुझे ना बड़ी की याद आ रही है, मुझे बड़ी चाहिए। उसने अपनी काली आंखें उठाकर सफ़ीर को देखा। काली आंखों में मौजूद पानी सफ़ीर को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। लैरैब के कपकपाते लब सफ़ीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे थे, लेकिन वो क्या सोच रहा था? अपनी ही सोच पर लानत भेजकर वो लैरैब की तरफ मुतवज्जा हुआ। बड़ी तो आज नहीं आ सकते, तो क्यों ना तुम अपने एंजल के साथ लो। वाह एंजल, हम साथ में खेलेंगे क्या? वो बच्चों की तरह चहकती हुई बोली। हाँ ना, चलो आओ बाहर चलते हैं ग्राउंड में। लहरा भी अपना जूता पहनते बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ते बाहर चली गई। किंग, अदील सर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बकवास, एक्सीडेंट? दहाड़ता हुआ किंग अपने सोफे से उठा था। कौन सा हॉस्पिटल में? आगे से एड्रेस बताया गया और किंग हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था। आगे पीछे गाड़ियाँ निकली थीं। एंजल, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वो खेल खेल कर एक बेंच पर बैठ गए। वो कभी गेंद को पकड़ने लगती, कभी सफ़ीर के पीछे रही थी। वो अब थक गए थे। सफ़ीर ने अपनी पॉकेट चेक की जिसमें उसका मोबाइल नहीं था। फ्रेंड रुको, मैं अंदर से अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। सफ़ीर ने अपने स्टाफ से लैरैब के लिए जूस मंगवाया था जो वो मज़े से पी रही थी। सफ़ीर अंदर चला गया। एकदम किंग ने गाड़ी से बाहर निकाला था। वो जहाँ जहाँ चल रहा था वहाँ वहाँ के लोग में खौफ बढ़ रहा था। उसके खौफनाक सूरत देखते हुए कुछ भी कहने से लोग कासिर थे। लैरैब ने पानी पीते उठकर इधर घूमना शुरू किया। लैरैब का चेहरा दूसरी तरफ था। किंग की नज़रें लैरैब की तरफ उठी थी। वो वहाँ ही खड़ा उस लड़की को देखता रहा जो सबसे अनजाने एक तितली के पीछे भाग रही थी। उसके लंबे काले बाल आज खुले थे जो हवाओं के साथ साथ लहरा रहे थे। रानी? किंग के मुंह से निकला। वही सूरत, वही खूबसूरती। किंग के चेहरे पर कमी आई थी। तुम मुझे मिल ही गई रानी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम यहाँ। तुमको अब सिर्फ मेरी रखेल बनकर रहेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। सर अंदर चलें। पीछे एक गार्ड ने उसे होश की दुनिया में वापस लाया तो वो एक नज़र लैरैब को देखता आगे बढ़ गया। तब तक सफ़ीर भी अपना मोबाइल लेकर आ चुका था। एंजल, आप कहाँ चले गए थे? देखिए ना, वो तितली मुझसे पकड़ी नहीं जा रही। वो मासूमियत से बोली। मैं यहीं था। चलो आओ, मुझे कहीं किसी से बात करनी है। तुम रेस्ट करो, थक गई होगी। नहीं, मुझे और खेलना है। मैं नहीं थकी। लैरैब अपने होंठों को गोल शेप में बनाते बच्चों की तरह बोली। फ्रेंड, तुम अपने एंजल की नहीं बात नहीं मानोगी? मानूंगी ना। आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे ना? ओके, खिला दूंगा। लैरैब अपनी छोटी उंगली सफ़ीर के आगे करते पिंकी प्रॉमिस करने लगा। जैसे जिसे पिंकी प्रॉमिस करने लगी जिसे देख सफ़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ओके फ्रेंड, पिंकी प्रॉमिस। फिर वो इसे लेकर अंदर चला गया। सुबह जब माला की आंख खुली तो खुद को जावी के हसार में देखकर उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। पीछे हटो जावी। जब वो उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकी तो मुश्किल से जावी को बोला, सोने भी दो माला। कितने अरसे बाद सुकून की नींद आई है और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। और तुमने मुझे जो अपने साथ सुलाया हुआ है, मुझे उठना है, वॉशरूम में जाना है। तो क्या हुआ? सुलाया हुआ है, शौहर हूँ तुम्हारा। हाँ, ज़बरदस्ती के शौहर, वो धीमे लहजे में बोली। लेकिन जाओ यार, उसकी आवाज़ सुन चुका था। ज़बरदस्ती का ही सही, तुम्हारा शौहर तो होना। और तुम कभी भी अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। और तुम तो मुझे बचपन से कितना ज़िद्दी हूँ। माला ने गौर से जाओ की एक एक नक्श को देखा। 8 साल पहले वो प्यारा था, लेकिन अब तो उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया था कि वो बेहद खूबसूरत लगता था। ज़ाओया ने खुद को तकते पाया तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसने चुप करा के लबों पर लब रखे कि माला आंखें फाड़े जावी को देख रही थी। उसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। ज़ायार को तो जैसे सदियों बाद सुना था। अपने लब में नरम फूल के पत्तों जैसे लब महसूस किए मदहोश हो गया था। माला ने मजबूती से जावी की शर्ट पकड़ी थी। सांस की किल्लत हुई तो माला ने ज़ाओयार के सीने पर मुक्के बरसाए थे।